मेरे पास एक ऐसा भी फरमान आया है कि फिरदौस कंप्यूटर से फातिमा बिटिया है, क्यों आपसे क्या पढ़ेंगे? फातिमा क्या पढ़ेंगे? पढ़ेंगी, ये मोटिवेट भी करेंगी और अवेयरनेस बढ़ेगी। अच्छा आइए, कहाँ बुलाइए, क्या नाम है आपका? फिरदौस फातिमा। फिरदौस फातिमा। फिरदौस फातिमा जी, आपने गुजारिश है, आइए। आलोक जी का स्वागत करिए। इस बीच में हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई आदरणीय आलोक सीतापुरी जी मंच पर आ रहे हैं। आइए आइए, स्वागत है आपका। भाई जोरदार तालियां होनी चाहिए। पूरी राष्ट्रीय टीम आपके साथ है और आप तालियों में तकलीफ कर रहे हैं। आइए भाई, उधर से पीछे। हाँ, इधर से ले आओ। उधर पीछे से बैकुंठ जी। आइए फिरदौस फातिमा बेटा, आइए। हम इधर हैं, कुर्सी एक है, इधर आ जाइए, इधर ले आओ। आलोक दादा उपस्थित हो चुके हैं। आप बहुत बढ़िया राष्ट्रीय स्तर के भाई भैया जरा उस पे आ जाओ। के लिए प्रेरणा की बात, एक प्रज्ञाचक्षु व्यक्ति हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है, इस पे जिनकी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान। आलोक जी बहुत बहुत नमस्कार। मैं जी बैकुंठ जी को ले आए, अच्छी बात है। हम सभी आए यहाँ काबा व काशी हो गए। बैकुंठ जी, हम बैकुंठ वासी हो गए। बहुत सही। मैं नरेश टाटा से गुजारिश करूंगा, आप हमारे क्योंकि जिले की टीम के मेंबर हैं, तो मैं जिले के टीम के मेंबर आदरणीय नरेश टाटा से गुजारिश करूंगा कि आलोक दादा का माल्यार्पण करके स्वागत है। भाई आलोक दादा जी। ग्रीन पार्क हमारे ब्लॉक पिसावा के अध्यक्ष गिरीन पाल जी से निवेदन है कि आप राजीव सिंह जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। अब आप आइए, पासा बेटा आइए। अब आप भैया डैश का ऑन कर दीजिए भाई। यही गाना होगा, उसे बटन लगा। ये सरबत खां के स्टूडेंट। हाँ, इजाजत दो सरबत। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं फिरदौस फातिमा आप सभी आए हुए मेहमानों का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ, स्वागत करती हूँ आप लोगों का। और आज मैं आप लोगों के सामने कुछ अपनी बातें, अपने दिल के कुछ इरादे आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं अपने आए हुए यहाँ मेहमानों के इस्तकबाल में कुछ लाइनें बोलना चाहूंगी कि आप आए हमारी महफिल में कुछ इस तरह, आप आए हमारी महफिल में कुछ इस तरह, हर तरफ चांद तारे झिलमिलाने लगे, हर तरफ चांद तारे झिलमिलाने लगे। देखकर आपको दिल हमारा झूमने लगा, देखकर आपको दिल हमारा झूमने लगा, सबके मन जैसे खिलखिलाने लगे। वाह। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे स्पेशल ऑफ पर्सन मनाया जाता है, यानी अंतरराष्ट्रीय विश्व दिव्यांग दिवस, जो कि 3 दिसंबर को हमारे सीतापुर में किसी रीजन की वजह से नहीं मनाया जा सका। तो हम उसी प्रोग्राम को आज यहाँ दिव्यांग दिवस के उपलक्ष्य में मना रहे हैं। हमारे देश भारत में हर तरह के लोगों के लिए, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो, जवान हो या आदमी हो या औरत हो, लेकिन किसी भी इंसान के लिए सबके
ठीक इसी तरीके से 3 दिसंबर को हमारे दिव्यांग भाई बहनों को उनके खास और अहम होने का एहसास दिलाने के लिए कहाँ से हम पूछो? विश्व विकलांग दिवस मनाते हैं। क्योंकि हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कुछ ऐसी गलत जहनियत के लोग मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं वो ये समझते हैं कि जो लोग जिस्मानी तौर पर कमजोर हैं, जो लोग जिस्मानी तरीके से पूरी तरीके से मजबूत नहीं हैं, वो लोग कमजोर हैं, उन्हें किसी सहारे की जरूरत होती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ऊपर वाले ने किसी भी इंसान के साथ में अपने बनाए हुए किसी भी बंदे के साथ किसी भी तरीके की कोई भी नाइंसाफी नहीं की। वो अगर अपने बनाए हुए किसी इंसान को दिव्यांग बनाता है तो वो उसी इंसान को कोई ऐसी खासियत, कोई ऐसी पिताजी का क्या नाम? कोई ऐसा हुनर काबिलियत जरूर देता है। जैसे मिसाल है हम लोगों के सामने, जैसे रविंद्र जैन, गिरीश शर्मा, सुधा चंद्रन जैसे विशिष्ट रत्न भारत के पास आज भी मौजूद हैं, जिन्होंने दिव्यांग होते हुए भी भारत का नाम रोशन किया। जिनका किरदार आज केवल मोबाइल नंबर जानते हो? नहीं बल्कि हमारे और आपके हौसलों को भी बुलंद किया करता है। इन सभी के हौसलों ने हमें ये बताया कि लाइफ में वो मकाम हासिल करो जहां लोग आपको ब्लॉक नहीं सर्च करें, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि पेड़ पर बैठा हुआ परिंदा कभी डाली टूटने से नहीं डरता, क्योंकि उसे डाली से ज्यादा अपने पंखों पर भरोसा होता है। और हाँ मेरे साथियों, दिव्यांगों की इसी लिस्ट में मुझे जिंदगी का मतलब बताने वाले, मुझे आगे बढ़ाने वाले मेरे टीचर मिस्टर सरवत खान का नाम मैं जरूर ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि मेरे सर को भी ऊपर वाले ने दोनों पैरों से माजूर बनाया, लेकिन आज इनके मर्तबे का ये आलम है कि ऊपर वाले ने इनका इतना बुलंद मर्तबा किया कि इन्होंने आज हजारों बच्चों को उनके अपने पैरों पर खड़े होने का तरीका बताया। जरा सोचिए, जो इंसान खुद इस जमीन पर कभी खुदा की बनाई हुई इस जमीन पर खुद अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो पाया, उसने हजारों लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होने का तरीका बताया। जैसा कि ऑडियंस, ये जो विकलांग नाम का वर्ड है, मैं इसको आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करना चाहूंगी। अगर देखा जाए तो विकलांग में वी से विकल, और विकल माने कमजोर या दोष, अर्थात विकलांग व्यक्ति कोई बॉडी से कमजोर हो, जबकि मेरा मानना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग इंसान की जो ताकत होती है, उसकी जो पावर होती है, जो शक्ति होती है, वो हमेशा उसकी आत्मा पर डिपेंड है। और इतिहास के हर पन्ने चीख चीख कर गवाही देते हैं कि आत्मा कभी भी विकलांग नहीं होती। क्या बात है। जहाँ तक मुझे ये सिखाया गया है, मेरा एजुकेशन ये कहता है कि जिस इंसान को मेंटली प्रॉब्लम हो, सब कुछ पढ़ने के बाद भी, अच्छे से समाज में रहने के बाद भी वो उल्टी सीधी बातें करता हो, या सही मायने में जिस इंसान की सोच ही निगेटिव हो, जो हर अच्छाई में भी बुराई तलाश करने की कोशिश करता है, वही इंसान सही तरीके से विकलांगता का शिकार है। बहुत। और रही बात मुश्किलों की, तो इंडियन साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम का कहना है कि मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की सलाहियत रखते हैं। बल्कि आज मैं बताना चाहूंगी कि मेरे सर ने आगे बढ़ने के लिए मुझे बहुत मोटिवेट किया। मुझे सिखाते हैं कि मुश्किलों तो सभी की लाइफ में आती हैं, पर कामयाबी उन्हीं के पीछे भागती है जो उन मुश्किलों को अपने पैरों से रोक दिया करते हैं। मुझे सर ने सिखाया है, सर ने बताया है कि अगर आप सोचते हैं कि किसी प्रॉब्लम की वजह से आप आगे नहीं बढ़ सकते, कोई प्रॉब्लम आपको आगे बढ़ने से रोका करती है, तो यकीन मानिए वो सिर्फ आपके बहाने हैं और बिना कभी बहाने नहीं किया करते। अब मैं अपनी बात का एंड करते हुए शुक्रिया अदा करती हूँ सभी लोगों का, जिनके हिम्मत और हौसले ने हमको जिंदगी का मतलब सिखा दिया। अब मैं अपने पूरे दिव्यांगों मंच के लिए कुछ लाइनें कैंडिडेट करना चाहूंगी। माना तन से मैं दिव्यांग हूँ, अक्ल से तुम भी तो हो। माना तन से मैं दिव्यांग हूँ, अक्ल से तुम भी तो हो। हमारी सोच में जो फासले हैं, वजह मेरे बुलंद हौसले हैं। हमारी सोच में जो फासले हैं, वजह मेरे बुलंद हौसले हैं। ये मेरी तरफ से समस्त दिव्यांग भाई बहनों की आवाज है। लाचार नहीं, मैं सक्षम हूँ। किसने कहा मैं तुमसे कम हूँ?
किसने कहा मैं तुमसे कम हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बात को इतनी ध्यान से सुनने के लिए। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर मेरे बोलने में कोई भी गलती हो गई हो तो आप लोग उसे माफ करें और मेरी गलती को भी माफ करें। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बेटा, बहुत बढ़िया। धन्यवाद बेटा। आपका नाम क्या है? और ये जैनब अपने वो जैनब। मैं अपने संयुक्त सचिव राकेश भाई से गुजारिश करूंगा कि हमारे बीच में व्यापार मंडल से हमारे भगवती चाचा जी आए हुए हैं, आपका माल्य अर्पण करके स्वागत करें। अतुल जी प्लीज एक शॉल भी हमारे चाचा को पहनाया जाए। राकेश वहीं 2 मिनट आप खड़े रहिएगा। भगवती जी हम लोगों के कार्यक्रम में जरूर आते हैं जी, हम लोगों का चाचा चाचा प्लीज याद रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारी तरफ से उपहार ठीक है। इस बीच मैं गिरीन पाल जी को बुलाना चाहूंगा। गिरीन जी प्लीज आइए और अपने विचार व्यक्त करिए। गिरीन पाल हमारे ट्रस्ट के पिसावा के ब्लॉक अध्यक्ष हैं और बहुत मेहनती काम करने वाले। ए अतुल जी अब जो है कहते कि आए हुए यहाँ हमारे जितने भाई बहन और अतिथिगण हैं, सबसे पहले उनको सादर प्रणाम। उड़ान वालों उड़ानों के वक्त भारी है, परों की अके नहीं हौसलों की बारी है। दुआ करो सलामत रहे हमारे विकलांग साथी ट्रस्ट की हिम्मत, क्योंकि ये छोटा सा चिराग कई आंधियों पर भारी है। मुस्कराती सदा जिंदगानी रहे, जब तलक गंगा यमुना में पानी रहे। चांद सूरज चले गए जहां में सदा, सर दे के सतत मेहरबानी रहे। ये मुल्क है रहीम का मोहन कराम का, ये मुल्क है रहीम का मोहन कराम का। दुनिया में ऐसा राम भारत के नाम का, आंखें दिखा न पाएगा अब कोई भी कभी। जज्बा हमारे दिल में है अब्दुल कलाम का। खुद बुझ गया तराम सभी के गुमान का, खुद बुझ गया तराम सभी के गुमान का। रास्ता भी जब दिखाया है अपनी उड़ान का, क्या बात है। रास्ता भी जब दिखाया है अपनी उड़ान का। लो दुश्मन को मौत देकर हर गौरव में सदी, झंडा बुलंद कर दिया हिंदुस्तान का। मेरी वफा के आगे सितमगार गिर पड़े, मेरी वफा के आगे होकर हर एक तरह से लाचार गिर पड़े। आवाज एक साथ उठा दे जो हम वतन, वो मुल्क चाहे जो भी है सरकार गिर पड़े। मिट जाओगे जवानी से भगवान की कसम, आंखों से मेरी अश्क जो 2-4 गिर पड़े। भरपूर मिलनसार हूँ मगरूर नहीं हूँ, ये बात अलग है आपसा मसरूर नहीं हूँ। मैं जिस्म से जैसा हूँ पता सबको है, लेकिन किरदार से इखलाक से माजूर नहीं हूँ। एक ऐसी फजा मुल्क में तैयार करेंगे, एक ऐसी फजा मुल्क में तैयार करेंगे। हम फूल का भी हार से भी प्यार करेंगे। अब जुल्म तासुम के चिरागों को बुझाकर हम
इंसाफ का हर रास्ता हम वार करेंगे, इंसाफ का हर रास्ता हम वार करेंगे। जय हिंद। एक मैं और सुनाना चाहता हूँ। जरूर जरूर। हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो वास्तविक विकलांगों के लिए कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ मस्त हैं अपने मंत्री के पद पर, हर चीज के पद पर। तो मैं एक छोटा सा सुनाना चाहता हूँ। तो एक नेताजी है, वो कह रहे हैं अपने बच्चों से, कहा कि बेटा हम खानदानी नेता हैं, तुमको एक गीत के माध्यम से हम बताना चाहता हूँ कि तुमको इस पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना है। नेताजी बोले कि हम लाए हैं मतदान से कुर्सी निकाल के, कि हम लाए हैं मतदान से कुर्सी निकाल के, इस सीट को रखना मेरे बच्चों संभाल के, इंसानियत के सर पे जिल्लत का ताज रखना, इंसानियत के सर पे जिल्लत का ताज रखना, बेईमानी के सहारे रिश्वत का स्वाद चखना, कहीं राज खुल न जाए आटे और दाल के, कहीं राज खुल न जाए आटे और दाल के, इस सीट को रखना मेरे बच्चों संभाल के। जय जवान। गुड, बहुत बढ़िया भाई। बहुत आज के दौर की हकीकत को बयां करने वाली ये कविता। कार्यक्रम का मूड भी चेंज होना चाहिए बीच बीच में, और अब कार्यक्रम को थोड़ा दूसरे मूड में ले जा रहे हैं। मंच के बाहर से निकल के वापस मंच पर आ रहे हैं, और इस बीच में आप लोगों को एक जानकारी दें कि अभी हमने थोड़ी देर पहले आदरणीय कमलेश मृदु जी का परिचय कराया था कि ये आपके प्रदेश उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं विकलांग साथी ट्रस्ट के। अभी हाल ही में आपको अपॉइंट किया गया है, अपॉइंट नहीं किया गया, औपचारिक रूप से आप चार्ज लेंगे। इसके लिए एक नियुक्ति पत्र जिसको पहले हमारे वित्त सलाहकार सरवत खान भाई पढ़ेंगे, और उस बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय विष्णुकांत मिश्र जी ये नियुक्ति पत्र हमारे नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष को प्रदान करेंगे। सरवत खान जी आप ये। नमस्कार, मैं अपना परिचय करवा रहा हूँ। मैं सरवत खान, राष्ट्रीय विधि सलाहकार विकलांग साथी ट्रस्ट से। आज हमारे श्री कमलेश मृदु जी जो है, उनको प्रदेश अध्यक्ष का जो प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, तो उसके संबंध में हम कुछ पढ़ने चाहते हैं। सार्वजनिक सूचना एतद द्वारा अवगत कराया जाता है कि विकलांग साथी ट्रस्ट की सामान्य बैठक के लिए एक निर्णय के अनुसार श्री कमलेश मृदु जी सीतापुर को ट्रस्ट की प्रादेशिक इकाई का नेतृत्व सौंपा जाता है। वो तत्काल प्रभाव से प्रदेश अध्यक्ष विकलांग साथी ट्रस्ट के पद के नाम से नियमानुसार अगले चयन तक अधीनस्थ रहेंगे। हम आशा करते हैं कि श्री कमलेश मृदु जी के दिव्यांगजनों के हित में उनके समग्र रूप से व्यवसायिक, सामाजिक एवं पुनर्वास के लिए बिना किसी भेदभाव के समाज के मुख्यधारा से समाहित करने के हेतु सदैव प्रदर्शनशील रहेंगे। ट्रस्ट की इकाई का पुनर्गठन और संगठन करने के लिए नई रूपरेखा बनाएंगे। हम उनको मंगलमय भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू। और ये हमारे पढ़ने के बाद ये सूचना हमारे अध्यक्ष महोदय विष्णुकांत जी इसको पढ़ेंगे। देखिए, कदाचित एक जोरदार तालियों से हम बताना चाहेंगे, पहले आप लोग जोरदार तालियां बजाएं। कमलेश मृदु जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं, और ये पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश का सौभाग्य है कि विकलांग साथी ट्रस्ट उत्तर प्रदेश का नेतृत्व उनके करकमलों में सौंपा जा रहा है।
शायद हमारे दिव्यांगजन और यहाँ पे बैठे हुए पदाधिकारी गण न जानते हों, हमारे कमलेश विरुद्ध जी प्रदेश की बहुत सारी साहित्यिक और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, और वो संस्थाएं सामान्य संस्थाएं नहीं हैं। जैसे संगीत नाट्य मंच उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठित संस्थान है, आप उसके सदस्य हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी उसको नामित करते हैं। और कई संस्कार भारती में आपका स्थान है, राष्ट्रीय कवि संगम में प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय मंत्री हैं, और इस तरीके से आपका कई नेताओं, चाहे विपक्ष के हों चाहे सत्तारूढ़ दल के नेता हों, सभी लोग इनको भूरी भूरी श्रद्धा करते हैं। और सीतापुर की ये भूमि है, ऐसी उर्वरा भूमि है जिसमें बहुत से साहित्यकार, बहुत से समाज सेवी यहाँ से पैदा हुए हैं। उसी श्रृंखला में एक नाम है ये कमलेश मृदु जी। कदाचित ये आप लोगों का सौभाग्य है, हम सीतापुर पे इसीलिए इतराते हैं कि ये बिस्वा के रामा भारी के रहने वाले हैं। जो लोग बिस्वा के हैं उनको ये जान जाना चाहिए कि ये बड़ा गौरव उनको ही मिल रहा है। तो मैं कमलेश मृदु जी अभी तक जो भी, जैसे हमारी श्रीमती अंजलि अग्रवाल जी जो प्रदेश अध्यक्ष थी, उनकी कतिपय वो अभी जुड़ी हुई हैं और हमारे संस्थान से, हमारी संस्था से पूरा उनका योगदान है और आगे भी वो योगदान करती रहेंगी, ऐसा आश्वासन दिया है। लेकिन उनके कुछ घरेलू परिस्थितियां और उनकी जो जिस जॉब पे वो काम कर रही हैं, वहाँ से उनको इस बात के लिए एक्सप्लेनेशन कॉल किया गया कि आप एनजीओ की हेड नहीं रह सकती। उन्होंने बताया, खैर वो ख़त्म हो गया, वापस हो गया। तो उसकी जगह पे उनको उन्होंने स्वयं, न तो उन्होंने इस्तीफा दिया, न हमने उनको हटाया, लेकिन पद उनका बदल करके अपने, मतलब हम सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम आदरणीय कमलेश मृदु को ये प्रदेश का अध्यक्ष भार सौंप रहे हैं। इस बीच में हमारे बीच में जोरदार तालियों से हम चाहेंगे कि हमारे बीच में आलोक सीतापुरी जी, शायद आप लोग नहीं जानते हैं, आलोक सीतापुरी जी को सीतापुर का बड़ा वर्चस्व है विकलांग साथी ट्रस्ट में। तो आलोक सीतापुरी जी भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं हमारे। आप अभी तक इनको जानते होंगे कि यहाँ के कवि हैं, अवधि कवि हैं, सभी विधाओं में कविताएं करते हैं, और कमलेश मृदु जी भी कवि हैं। और इत्तेफाक से इन लोगों के पुच्छल्ला के रूप में मैं भी थोड़ा कभी कभी बन जाता हूँ। मैं कभी हूँ नहीं, लेकिन कब बनने का प्रयास करता हूँ। ये लोग हमको मार पीट के कब बनाने के प्रयास में लगे रहते हैं। तो मैं आज कमलेश मृदु जी के कर कमलों में ये दायित्व सौंपते हुए अपने को बड़ा सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ। आदरणीय कमलेश मृदु जी। देखिए, एक मिनट आपका भी हाथ जी, तो ज़्यादा दोनों अध्यक्ष दोनों भाई जोरदार तालियां बजनी चाहिए। आपको आपके जनपद में नया प्रदेश अध्यक्ष आपको मिला है। इस बीच में एक मिनट अंकल जी प्लीज। एक चीज जरा मैं और बता दूं, हमारी कार्यकारिणी की जब बैठक हुई वहां लखनऊ में, तो इस वाले प्रस्ताव के ऊपर मतलब बिना निर्विरोध समर्थन रहा। लेकिन उनका एक थोड़ा सा मतभेद था। वो लोग ये चाहते थे कि ये पदभार अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी में सौंपा जाता तो ज़्यादा मर्यादित और गौरवान्वित होने की बात थी। हमने कहा, देखिए, विकलांग साथी ट्रस्ट की जन्मभूमि जो है वो सीतापुर है, और विकलांग साथी ट्रस्ट जहाँ से पैदा हुआ है उसी जगह से अगर ये प्रदेश के अध्यक्ष का पदभार सौंपा जाता है तो हमको लगता है लखनऊ से कहीं ज़्यादा सीतापुर की अहमियत बढ़ेगी और सीतापुर का गौरव बढ़ेगा। तो ये तब सब लोगों ने समर्थन किया। हमने कहा, अगर आप लोग जब करेंगे आयोजन, तो अब तो आयोजन का भार से हम मुक्त होना चाहते हैं। और ये आयोजन, चूंकि मैं थोड़ा सा इसमें चालाकी कर रहा हूँ, आयोजन का पदभार इसलिए इनको सीतापुर में सौंप दिया कि लखनऊ में फरवरी में कार्यक्रम होना है, और उस कार्यक्रम का अकेले मेरे कंधों पे भार होता तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा तो भार इनके अनुश्री के कंधों पर भी खिसकाऊं। इसलिए कमलेश मृदु जी को सीतापुर में ही ये पद भार सौंपने का हमने प्रयास किया। आशा है आप लोग सहमत हैं। अगर सहमत है तो एक बार जोरदार फिर तालियां हो जाए। मैं चाहूंगा कि कमलेश मृदु जी भी दो शब्द इस विषय में कहें थोड़ा सा, तो अच्छा लगेगा।
विकलांग साथी ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संस्थापक, मार्गदर्शक, जितने भी विशेषण जोड़े जा सकते हैं वो कम पड़ जाएंगे आदरणीय श्री विश्वनाथ मिश्र जी के लिए। उन्हीं की प्रेरणा से स्थापित हुआ, आज हमारे बीच में है। और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय आलोक सीतापुरी जी, जो पूरे देश में विख्यात कवि हैं और इस क्षेत्र में गांव-गांव में जिन्होंने आलोक लोक सेवा संस्थान के नाम से और साहित्य की ज्योति जगा रखी है, ऐसे हमारे आदरणीय आलोक सीतापुरी जी। और एक कहावत ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो अगर हम लोगों की प्रतिभाओं को रिजवान भाई न देखे तो हमारा प्रतिभा बेकार है। तो ये पहुंच जाते अपना ताम झाम लेकर के और हम सबका इंटरव्यू लेने के लिए, साक्षात्कार लेने के लिए, और हमको यहाँ घर बैठे और इतनी प्रशस्ति मिल जाती है। ऐसे हमारे रिजवान भाई, उधर सरबत खान जी, जिनके बारे में अभी फिरोज ने बताया कि कितना बड़ा काम जो है वह उन्होंने किया है, और दिव्यांग जनों के लिए हमेशा अपना काम धाम सब छोड़कर, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट छोड़कर, जहाँ भी उनको याद किया जाता है पूरी निष्ठा के साथ, तन मन धन से जो है वो सहयोग के लिए उपस्थित रहते हैं। इधर मैं नाम भूल रहा हूँ, प्रवीण सिन्हा जी तो उधर हैं भी। हाँ, राजीव जी के विषय में बहुत जानता नहीं, लेकिन इस दिव्यांगता की रहते हुए भी, और मैंने देखा कितने उत्साह के साथ और वह हमारे साथ कार्य में लगे रहते हैं। आदरणीय प्रवीण सिन्हा जी का तो जवाब ही नहीं है, क्योंकि जैसा कहना कि ये विकलांग साथी ट्रस्ट की जन्मभूमि है, और ये जन्मभूमि इसीलिए है कि जन्म जो है देने का दायित्व जो है वो माता का ही होता है। और यहाँ जो है वह सीता माँ के नाम से यह है। क्या बात। लखनऊ तो लक्ष्मणपुर रहा होगा, राजधानी होना अलग बात है, लेकिन अगर यह नैमिष तीर्थ जो है यहाँ पर विश्व का सबसे प्राचीन 2 ही तीर्थ है, पुष्कर और नैमिष, अगर यह नैमिष तीर्थ न होता और यहाँ पर मनु शत्रुपा ने अगर तपस्या न की होती तो राम का ही उद्भव नहीं होता, तो न लक्ष्मणपुर होता न सीतापुर होता। तो यह तो बहुत पवित्र भूमि है। यहाँ हमको हमारा सौभाग्य है कि आपने जो दायित्व दिया है, मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि जो थोड़ा सा मैं तो यही कहूंगा कि मैं अभी तक तो मैंने दिव्यांगजन के लिए बहुत कुछ मैं कर सका नहीं हूँ, और ना बिना कुछ किए धरे मुझको ये दायित्व मिल गया इतना बड़ा। तो वो जैसे कहावत नहीं है, किसी का दोहा है कि संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाए, और बांस फांस और मिश्री एक ही संग बिकाए। क्या बात है, क्या बात है। तो वो जो मिश्री बनती है, आपने देखा होगा कि वो बांस की डलिया में रख करके उसको जब जमाते हैं तो मिश्री बनती है, तो उसमें बांस की तमाम निकालते समय फांस भी उसमें चिपक जाती है, और चिपक जाती है जब वो बिकती है वहाँ, तो वो फांस भी उसी भाव में तोल करके बिकती, उसको छुड़ा करके नहीं जो है वो बिकती है। तो वो बांस और फांस का भी वही मूल्य हो जाता है जो मिश्री का मूल्य होता है। तो ये आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णुकांत जी और उपाध्यक्ष आलोक जी की संगत का ही परिणाम है, जिसका फल आज मुझे जो है वो प्राप्त हुआ है। और हमें तो ऐसा ही लगता है कि पछिले जन्म के उदय भय पुण्य कौन्यू, क्या बात। पछिले जन्म के उदय भय पुण्य कौन्यू भेज कई स्नेह के निमंत्रण बुलावागा। और आज सौभाग्य है हमारे जैसे गंगू तेली मानो राजा भोज के द्वार पर लावागा। और बड़े बड़े विद्वान दिव्यांग जन यहाँ तीमायु हमारे जैसे सुबरु मिलावागा। और या की जस नारद का रूप दय उधार क्या मानहु स्वयंवर के मंच पे बिठावागा, मानहु स्वयंवर के मंच पे बिठावागा। लेकिन अब जैसा जो दायित्व आपने सौंपा है, मैं पूरा निष्ठा से प्रयत्न करूंगा और मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूं, इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो हमें शक्ति दे कि हम आप सबकी सेवा में काम आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक दादा, आप तक माइक पहुंचाया जा रहा है, अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बैठे 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 बैठे। बहुत अच्छा।
बहुत अच्छा कार्यक्रम सजाया है प्रवीण जी ने। प्रवीण जी बहुत ही पूरे तन मन से जुटे रहते हैं इसके लिए। सीतापुर में उनके सीतापुर को जोड़े हुए हैं। बहुत मतलब सीतापुर के लोगों ने बहुत ये ऊंचाई पे पहुंचाया है। और जो लखनऊ का है और जगह जगह आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जो हैं वो जगह जगह जाकर के बहुत ही मेहनत से जुटे हुए हैं। इसके लिए सबका धन्यवाद है और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है इससे जुड़ने का। नहीं है अभी का गठित करवा तो मैं कोई वक्ता नहीं हूँ तो आप जो हैं आप वो करेंगे ना। तो मैं कवि हूँ, थोड़ा सा 2-4 शब्द सुना लेता हूँ। स्वागत कि दिव्यांग लोग आपके ही परिवार के हैं। दिव्यांग लोग आपके ही परिवार के हैं। शिक्षा और दीक्षा का सुयोग इन्हें दीजिए। शिक्षा और दीक्षा का सुयोग इन्हें दीजिए और इनको कदापि न समझिए दया का पात्र। इनको कदापि न समझिए दया का पात्र। कुंठा व निराशा से वियोग इन्हें दीजिए। रोजी रोटी खुद ही कमा के दिखलाएंगे। ज्ञान विज्ञान के प्रयोग इन्हें दीजिए। क्या बात है। भार ये उठाएंगे बनेंगे खुद भार नहीं। अपना स्नेह सहयोग इन्हें दीजिए। भार ये उठाएंगे बनेंगे खुद भार नहीं। अपना स्नेह सहयोग इन्हें दीजिए। ये भी लाल भारत विशाल के हैं कंठमाल। पाल पाल इनको न आप पछताइए। मैं अभिभावकों से निवेदन करता हूँ कि ये भी लाल भारत विशाल के हैं कंठमाल। पाल पाल इनको न आप पछताइए। और गिरी के शिखर चढ़ जाएंगे ये पंगु अंध। आप जरा हौसला तो इनका बढ़ाइए। आप जरा हौसला तो इनका बढ़ाइए। अंग भंग हो गया तो रंग भंग कीजिए ना। अंग भंग हो गया तो रंग भंग कीजिए ना। संग संग इनको पढ़ाइए लिखाइए। और कर्णधार ये भी बनेंगे भावी भारत के। कर्णधार ये भी बनेंगे भावी भारत के। विकलांग सकलांग भेद भूल जाइए। विकलांग सकलांग भेद भूल जाइए। और एक निवेदन स्वागत नेत्रदान के लिए अपील है हमारी। तो कि मरणोपरांत नेत्रदान एक महादान। जन गण मन में विचार उठने लगे। मरणोपरांत मरने के बाद देना है आपको कि मरणोपरांत नेत्रदान एक महादान। जन गण मन में विचार उठने लगे कि मेरे बाद मेरे नयनों से कोई देख सके। ये समाचार शुभ कार्य कितने लगे कि तेजो नेत्रदान नेत्रवान। मरणोपरांत विश्व भारती से अंधकार छटने लगे। विश्व भारती से अंधकार छटने लगे। वहाँ स्वर्ग लोक में आलोक आत्मा को मिले। और यहाँ दृष्टिहीन दृष्टि पाके तकने लगे। वहाँ स्वर्ग लोक में आलोक आत्मा को मिले। यहाँ दृष्टिहीन दृष्टि पाके तकने। बहुत बहुत धन्यवाद। सरवत खान जी से गुजारिश करूंगा। बहुत बढ़िया। मंच पे बैठने वालों की मजबूरी है, क्या तो मंच छोड़ दीजिए। भाई सरवत खान जी के लोग बैठे हैं सब लोग बोले। बात लंबी हो जाएगी हमसे। हाँ हो जाएगी। दो शब्द बोलिए। जीवन में समय ही मिला है खास, अच्छा लगता है। हमको तो ऐसी जिम्मेदारी दे दी जाती, मुझ तक पहुंचने नंबर ही नहीं आता। भगत आप जल्दी जाओ।
मैं आपको एक ऐसी बात बोलने वाला हूँ आज जिससे हिम्मत और कॉन्फिडेंस शायद आपको आए। थोड़ी सी बात ऐड करके है, लेकिन हम समझाने की कोशिश करेंगे, अपनी बात को रखने की कोशिश करेंगे। ये डेमो एक अनपढ़ आदमी का है डेमो, जो बोलने वाले हैं आपसे। एक आदमी 10वां पास होता है तो वो अखबार में गलती से पढ़ लेता है कि कहीं नौकरी की वैकेंसी आई हुई है, जॉब आई हुई है। तो उसके लिए वो उस ऑफिस पहुंचता है जहाँ पे नौकरी चली, वहीं पहुंचता है और उस ऑफिसर से बोलता है, सर मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपॉइंट कर लीजिए। तो वो कहते हैं, सर आपने क्या वो क्वालिफिकेशन है? क्योंकि इस आवेदन के अंदर हमने MBA वाला छात्र मांगा है जो MBA क्वालिफाइड हो और जिसे सेलिंग और उसको परचेजिंग और कम्युनिकेशन करने का एक अच्छा बोलने का अंदाज उसको हो, वो इंसान इसमें आवेदन कर सकता है। तो नहीं सर, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं सिंपली हाई स्कूल पास हूँ, लेकिन आप मुझे मौका दीजिए। तो कहा नहीं, आपने ठीक से पढ़ा नहीं है, आपने ये आवेदन से वही कर सकता है जो MBA क्वालिफाइड हो। तो बात करता है वो कि सर कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 महीने की बात है, आप मुझे रख तो लो कम से कम, रखने के बाद में मुझे सैलरी मत देना। अगर हम अपने काम में नाकामयाब रहे तो आप मुझे मना कर दीजिएगा, कौन सैलरी मांग रहा है। बहुत खुशामद करता, जिद करता है। जो अपॉइंटमेंट करता था उसको तरस आता है, वो कहता ठीक है तुम कल से आना। जब वो कल पहुंचता है तो उसको एक जैसे वो एक बाजार टाइप का होता है, उस तरीके से उसको एक काउंटर दे दिया था सेलिंग का। हालांकि वो हाई स्कूल ही पास था, तो हमें कॉन्फिडेंस की बात करने वाला, ताकि इसमें आपको समझ कि हम कहाँ पे ले रहे हैं, आपको कहाँ पे ले जा रहे हैं आपको। तो जब अपॉइंट करता है कुछ टाइम के बाद में उस काउंटर का सभी सामान बिक जाता है। तो एक दूसरी टाइम वहां पर दूसरा चपरासी पहुंचता है उसके मालिक के पास में कि सर किसको आप ले आए हो, कहाँ से आगे पढ़ा लिखा हुआ था, कितना वेल क्वालिफाइड है, लगता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ये छात्र है या वहाँ काम कर चुका है, वहां से पढ़ चुका है। तो उसने कहा नहीं आप मजाक कर रहे हो, तो बहुत ही सिंपली हाई स्कूल बच्चा पढ़ा हुआ है, उसको अपॉइंट किया, बहुत खुशामद कर रहा था, उसको अपने पास रख लिया। तो ऐसा होने के बाद में कहता है नहीं सर बहुत अच्छा, वो बेच रहा, पूरा काउंटर का सामान सब बिक गया। उसने कहा मुझे यकीन नहीं हो रहा है, तुम्हें देखना है सो कैसे वो बेचता कैसे। तो वही जो ऑफिसर था इसको अपॉइंट किया था, वो छुप करके उस आदमी को देखने के लिए जाता है, देखता है वो बोलता कैसे, वो कम्युनिकेट कैसे कर रहा है। तो छुप के देखता है वो एक आदमी से बातें कर रहा होता है। सर तो बातें ये कर रहा होता है, सर ये जो कांटा है, इस कांटे को आप ले लीजिए। ये कांटा ऐसा है, ये विशेष रांगे से बना हुआ है। इसको जैसे ही आप पानी में डालेंगे तो मछलियां अपने आप बाय डिफॉल्ट उसके को खींच लेंगे उसकी ताकत से। और लेकिन एक शर्त ये, कांटा एक नहीं मिलेगा, 4 लेने पड़ेंगे और 4 की कीमत है 500 रुपए। तो दुकानदार कहता है कि ऐसे नहीं मिलेगा आपको, ये ऐसे ही बेचना पड़ेगा। तो जो कस्टमर को बेच रहा होता है वो आदमी तो कहता है ठीक है भाई 4 आप पैक कर दो। तो 500 देता है 500 रुपए और पैक कर दिए जाते हैं वो कांटे। जब वो फिर दुकानदार के पास से कस्टमर आगे बढ़ता है और वही 10वां क्लास का आदमी कहता है एक्सक्यूज मी सर, जो एक कांटा लेके जा रहे हो सिर्फ कांटा तो है, साथ में आटा भी लेके जाइए। ये आटा ऐसा है कि जब इस कांटे में आटा फंसाएंगे आप तो इसकी खुशबू से पूरा तालाब महक जाएगा, मछलियां बाय डिफॉल्ट गिर जाएंगे। उसका बात तो ऐसा ही है, खाली कांटे से क्या काम चलेगा। तो आटा बिका, एक शर्ट ही आटा है पूरा, एक पैकेट जो कीमत 500 रुपए है, इसको लेना पड़ेगा भाई। उसको भी ले लेता है, वो फिर चलता है, 2 कदम बढ़ता है, एक्सक्यूज मी सर। कहा सर आप खूबसूरत बहुत हैं, गोरे चिट्टे हैं आप, अगर आप धूप में बैठ के मछली पकड़ेंगे सर तो हो सकता है आपका रंग काला हो जाए। तो साथ में ये एक क्रीम ऐसी है, इसको आप लगा लोगे तो आपका रंग डल नहीं होगा, आप काले नहीं पड़ेंगे। आप क्या बात है, ठीक है। उसको ले लिया, उसको 500 रुपए। फिर वो आगे बढ़ता, कहा सर आप जूते बड़े अच्छे पहने हुए, शूज बड़े अच्छे पहने हो।
जब पानी में जाओगे तो फिर शूज खराब हो जाएंगे। तो ये शूज बड़े अच्छे हैं, ये ऐसे पानी में डुबो रखोगे तभी नहीं फूलेंगे। ये कितने रुपए का? 500 रुपए का कोई पैक करता है। फिर आप आगे बढ़ता है, कहता आप क्या बात है सर आप सोचते हैं कि आप जब वो मछलियां पका रहे होंगे, आप आटा डाल रहे होंगे, आप क्रीम लगाए बैठे होंगे, तो साथ साथ में आपको भूख भी लग सकती है सर आपको। तो ये स्पेशली फास्ट फूड है, आराम से मछली क्या है अभी भी आ जाएगी, आधे घंटे बाद भी नहीं आ सकती है, और आराम से खाते भी रहिए और मछली का वेट करिए। उसके बाद बात तो फिर सही है, ये फास्ट फूड पैक कर दो 500 रुपए का, ओके पैक कर लिया, फिर चल दिया। एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट सर आप इतना सामान लेके जा रहे हो सर, हमारे ख्याल से आप थक जाओगे, तो एक ब्रीफकेस भी साथ ले लो सर, सारा सामान से पैक कर लो सर। तो ब्रीफकेस भी कहता है क्या दिमाग पर है, ब्रीफकेस दे रहा है, इतना सामान तो उठा नहीं पाएंगे, तो ब्रीफकेस उठा लेता है इसको साथ में 500 रुपए का। अब वो चल ही रहा होता है, तो फिर से वो एक्सक्यूज भी कह रहा होता है। इस सब जो जैसे एक्सक्यूज बोलता है, तो इसको जिसने अपॉइंट किया था उस आदमी को नौकरी पे, वो छुपा हुआ देख रहा होता है कैसे ये बोल कैसे रहा है। तो जैसे ही वो तिवारी जो हमारा एक्सक्यूज भी कहता है, वो उसका मालिक हट से आता है तो उसका मुंह दबा लेता है, कहता भाई साहब, कहता आप तो जाने दोस्तों, कहाँ वो आदमी आया था लेने कांटा, तुमने थमा दिया आटा, पकड़ा दिया छाता, पका दिया आपने सनक्रीम, पका दिया ब्रेक के जूता, थमा दिया उसको, अब तो उसको जाने दो यार। तो कहाँ से पढ़ के आए तुम क्वालिफाइड, और कहते हो 10वां पढ़ लिखे, तुम कहाँ से पढ़ के आए हो? बोले सर क्या दिमाग पाया तुमने मेरा अपना। तो कहा सर तुम कितने काबिल हो, तुम कहाँ कांटा लेने आया, तुम इतनी चीजें बेच दिया उठा के। कांटा कौन सा कांटा जो अभी आप बेच रहे थे, कांटे से आपने इधर छाता पाता बेच दिया। अब कौन लेने आया था कांटा? वो लेने आया था अखबार, और मैंने उससे कहा था आज संडे है, तो बेकार में अखबार पढ़ोगे यार, तुम ले जाओ कांटा और बैठ अभी मछली पकड़ो वाले जाके। तो मैंने उसको कांटे की तरफ डाइवर्ट किया था, ना कि वो कांटा ही लेने आया था अखबार। खैर उसकी तो चाहे वो मजाक सुन लीजिए, जैसे सुन लीजिए, ये एक संदेश है कि हमारे कॉन्फिडेंस होने का। हम विकलांगजन किसी भी हालत में कैसे भी रहते हैं, उसको ये ना सोचे कि हमारा ये एक मतलब कि ईश्वर का दिया हुआ ये अभिमान है या तोहफा है, जो भी कर लीजिए। हम लोग को अपनी विकलांगता को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना है। हम लोग आगे बढ़ना, ये सोचना है कि जितना भी हम लोग के पास आज है, अभी हाथ पैर मेरे बाकी है, अभी दिमाग बाकी हमारे पास है। हम मानते हैं कि हम एक जीरो पे पैदा होते हैं, बल्कि जीरो पे नहीं कहेंगे, माइनस से पैदा होते हैं हम लोग, माइनस से भी जीरो पे लाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, आप समझते हैं। लेकिन फिलहाल अपने आप को हम लोग ऐसा बनाए, अभी दिमाग बाकी है, अपने आप को और अच्छा बुलंद कर सकते हैं। हमने देखा है एक बहुत अच्छी मोटिवेटर और अच्छी बातें करने वाले बहुत ही कामयाब लोग, वो सभी लोग कहीं ना कहीं से पहले कमजोर थे। मैंने भी अपने आप को देखा जीरो पे, क्या हम माइनस पे थे, कैसे हमने मेहनत करी, हमारे विष्णु का अनुष्ठा कहते हैं, मैं लखनऊ में जॉब करी, बैठे बैठे तो पूरे ट्रेन में बैठे थे, विष्णु का अनुष्ठा दिया अध्यक्ष हो। हमारे प्रवीण सिन्हा जेडीसी के हम जेडीसी में गए, इलाहाबाद जेडीसी में, उस साल वो जेडीसी से पारित हुए प्रवीण सिन्हा जी। जिंदगी भर विकलांग हितार्थ काम करते रहे और सेल्फ कॉन्फिडेंस रहे, अपने बोली बातचीत के कमांड रहे, दूसरों में मोहताज नहीं रहे। तो हम लोग जो भी हैं, जैसे विकलांग है, अभी आई हैव ए माइंड, मेरे पास दिमाग है, अभी हम लोग अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं इसको। और आप कोई विकलांग नहीं है, विकलांग तो भी परिभाषा हमारी छात्रा ने कह दिया, जो विकलांग वही वास्तव में विकलांग। तो हम लोग सकलांगों से बेहतर अपने आप को माने और इसको स्वीकार करें और आगे बढ़ने की बात है। थैंक यू। मैं थोड़ा हेलो, सरबत खान ने एक ये प्रेरक कहानी, एक घटना जो सुनाई, वो एक प्रतीक है आपके आत्मविश्वास को आगे बढ़ने के, आपके वाक पटुता का। मैं सरबत खान जी के विषय में कुछ बताना चाहता हूँ। सरबत खान एलएलबी जब करने जाते थे तो महमूदाबाद में एलएलबी करने जाते थे, और रेलवे स्टेशन पर ये ट्रेन से चढ़ते थे और ट्रेन से वहाँ पे उतरते थे। तो यहाँ पे कभी कभी प्लेटफार्म पे दूसरे गाड़ी आई तो एक घिसिट के, जैसे अभी बेटी वो कह रही थी फिरदौस, उसके विषय में कुछ चीज़ें मैं जानता हूँ। तो ये प्लेटफार्म पे
घिसिट करके ट्रेन पे किस तरीके से ऊंचे डिब्बों को चढ़ते थे, ये आप कल्पना कर सकते हैं। और आज वो कष्ट जो कम से कम सकलांग लोग, तब अब तो बहुत बड़ी जागरूकता है, भगवती जी के ऐसे लोग बड़ी सहानुभूति रखते हैं, हमको आगे बढ़ने में आगे देते हैं, स्थान देते हैं, बहुत बढ़ाते हैं। लेकिन पहले सकलांगों की ये दृष्टिकोण रहा करता था, वो बेचारा तो कहते थे, लेकिन कोई सहयोग कम करता था। और ऐसी परिस्थितियों में जब ये पढ़ के वहां पढ़े, आज यहाँ पे हैं, मंच पे हैं। अभी उसने बताया कि ये खुद नहीं चल पाते हैं, 1000 के लगभग लोगों को खड़ा किया है और बड़े अच्छे पदों पर, बड़े अच्छे सरकारी तंत्र में सर्विस कर रहे हैं। तो मैं ये बात जो बता रहा हूँ, कोई सरबत खान की मैं प्रशंसा या उनकी चाटुकारिता में नहीं बता रहा हूँ। ये बता रहा हूँ कि आप में हर एक में एक सरबत खान बैठा हुआ है। जो आप लोग ये खाली सोचते हैं कि मुझको पेंशन नहीं मिली, मुझको सरकार ने ये नहीं किया। आप सरकार को गाली दें, घर को गाली दें, पिताजी को गाली दें, परिवार को गाली दें, इससे काम नहीं चलेगा। आपको कुछ करना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा, आपको आत्मविश्वास पैदा करना होगा। हम कुछ कर सकते हैं। मैं अपने विषय में इसे अहंकार न समझना कि मैं कतई मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से क्षमा यात्रा चाहते हुए मैं अपने विषय में बताता हूं कि मैं 1 किलोमीटर तक बैठकर कक्षा 1 की पढ़ाई करने जाता था, घिसिट कर, जिसमें हाथ भी गंदे होते थे, लैट्रिन, बाथरूम, गोबर, जो कुछ भी पड़ा होता था सब करके जाता था, किसी तरीके से आता था। गुलरामो गाँव है, हमारे घर से 1 किलोमीटर दूरी था। आज वो जब पढ़ के वो बातें, बहुत कष्ट होगा जो अगर आगे बताएंगे। मैं जब अब रिटायर हुआ हूँ, तो इस समय रिटायर होने के बाद भी, मैं क्लास 1 पोस्ट से रिटायर हुआ, इस समय रिटायरमेंट के बाद भी 57,000 रुपए हमको पेंशन के मिलते हैं, 57,000। ये अहंकार या अपने विषय में कोई, मैं ये नहीं बता रहा हूं कि मैं बड़ा तोप हूं। ये बताना चाहता हूं कि आप में भी ये 57,000 नहीं, 57 लाख कमाने की ताकत है। ये मोटिवेट करना चाहता हूं। चाहे हमारी बहनें हों, चाहे बेटे हों, भैया हों, जो कुछ भी हों, सब लोगों में आप में ताकत है, आप में सामर्थ्य है। प्रवीण सिन्हा के विषय में जो अगर न बताऊं, आप लोगों का अपना है प्रवीण सिन्हा, लेकिन प्रवीण सिन्हा को आप जितना जानते हैं, ये हंसी देखते हैं, दौड़ देखते हैं, खुशी देखते हैं, लेकिन इसके पीछे छिपे हुए दर्द को आप नहीं जानते। वो दर्द मैं जानता हूँ। ये एक टूटही साइकिल से RMP इंटर कॉलेज पढ़ने जाते थे। मैं इसी जगह पे इनकम टैक्स कॉलोनी है सीतापुर में, मैं उधर से निकलता था, मेरा कोई परिचय नहीं था। ये रोक करके इनके अंदर एक जज्बा था कि आप यहाँ, मुझको एक बार रोका, मुझे भी अंदर से सहृदयता थी दिव्यांग भाइयों के प्रति। मैं रुक गया। इन्होंने पहला प्रश्न पूछा कि आप यहाँ कैसे आ गए, यहाँ मतलब इस जगह पे नहीं, इस पद पे, इस नौकरी को कैसे प्राप्त किया। इनको बताया। खैर, इन्होंने अपनी लगन से, अपनी निष्ठा से, अपनी ईमानदारी से, अपनी पूरे समर्पण के साथ आगे बढ़ के इन्होंने काम किया। हमारे बगल में एक और साहब बैठे हुए, रिजवान मंसूरी, हमारे YouTube चैनल चलता है, आप लोग जानते हो। एक बड़ी हमको शिकायत है आप सभी लोगों से, दिव्यांगजनों से। हम आपकी बात बोलते हैं, आपके लिए रोज वकालत करते हैं दिव्यांगम चैनल पे, इतना बात करते हैं, इतनी बातें करते हैं, सरकार से लड़ते हैं, सरकार से खुशामद करते हैं, सरकार के पैरों पड़ते हैं, बात करते हैं, आपकी बात करते हैं। लेकिन आप लोगों के पास एंड्रॉइड फ़ोन है, लेकिन एंड्रॉइड फ़ोन आप खोलते भी नहीं। उसको दिव्यांगम चैनल आता है, छोड़ो ये दिव्यांग मिश्रा जी बेकार, रिजवान, ये सब सरबत खान ऐसे बोला करते हैं, नहीं देखते हैं, अपने मन की बात नहीं देखते हैं। उसमें फिल्म की तारिका अगर कोई नाचती हुई आएगी तो उसको जरूर देखेंगे, और गाना सुनेंगे, सब इधर सुनेंगे, लोकगीत सुनेंगे, तरह तरह के जोक, बेकार फूहड़ वो जोक सुनेंगे। लेकिन अपने काम की बात, दिव्यांगम चैनल की बात, जो सीतापुर का आपका एक सेवक ये चला रहा है, आपकी बात कर रहा है, उसको आप नहीं देखते। और उस पर बहुत सारी बातें मिलती हैं जो आप पूछा करते हैं दूसरी जगह पे, वो उसमें कभी निकल जाती है, आपको ये देखना चाहिए, मिस हो जाती है। ऐसा नहीं, खाली उस पर मनोरंजन की बात होती है, कहानियां भी होती हैं, कविताएं भी आती हैं, और मोटिवेशनल बातें होती हैं। सरबत खान दिन रात उस पर मेहनत करते हैं, रिजवान दिन रात मेहनत करते हैं, प्रवीण सिन्हा बहुत बोलते हैं, उस पर सब चीजें बात करते हैं, आपके मन के दर्द को अभिव्यक्ति देते हैं। लेकिन आप में, आप जानते हैं, सब्सक्राइब भी हैं, आपकी संख्या हम जानते हैं, आप सब्सक्राइब किए हैं, बहुत से न किए होंगे तो कर लें शायद, लेकिन गलती से भी नहीं देखते।
है। तो ये बात है, तो मैं गुजारिश करूंगा। अब हमारे अध्यक्ष जी हो गए हैं, आपका ये दिन रात हम लोग लगे हैं आपकी स्थिति को सुधारने में। सरकार भी बहुत कुछ कर रही है। आप लोग सरकार की आलोचना करते हैं, लेकिन कुछ बातें आप सरकार की जो करती है सरकार, वो नहीं जानते। क्योंकि सच है कि जो भूखा होगा वो अपनी बात कहेगा कि हम भूखे हैं, भले ही 10-15 लोगों की भूख शांति हुई है। आदरणीय राकेश भाई, जरा प्लीज आगे बढ़िए। और हमारे कार्यक्रम में जो आज मुख्य अतिथि का पदभार ग्रहण कर रहे हैं, आपको माला आपको पहनाना चाहिए भाई। अरे आप पहले आज आप पहनिए, फिर आप पहनाइए। मुझे बहुत बढ़िया एक बात लगी आदरणीय विधायक जी की। अभी मैं चाहूंगा कि जो बात इन्होंने हमारे निमंत्रण के समय कही थी, अभी थोड़ी देर में आप वही बात यहाँ पर न केवल कहें बल्कि उसका उद्घोषणा भी करें। ये काम विधायक जी की तरफ से होगा। और अब मैं ये तुम्हारा है क्या? आदरणीय विधायक जी के स्वागत के लिए मैं श्री विष्णुकांत मिश्रा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 2 शब्द कहें। आदरणीय रामकिशन जी, किरण जी और रामकिशन जी, मैं इनको नमन तो नहीं करूंगा, आशीर्वाद दूंगा, और आशीर्वाद देना ही चाहिए हमको। मैं रामकिशन जी से कहता हूं, विधायक हैं, विधायक जनता की आवाज होता है, जनता का प्रतिनिधि होता है। और एक बड़ी पीड़ा है दिव्यांगों की। दिव्यांग जनों को आप शासन में हैं, शासन में आप दिव्यांगों की बात पहुंचाइए। दिव्यांगों के लिए सबसे बड़ी, अभी जब से मैं आया हूं, जब से कार्यक्रम नहीं शुरू हुआ था, कई दिव्यांग कह रहे थे कि सर हमको बैटरी वाली साइकिल मिल जाएगी। नहीं मिलेगी। कैसे मिलेगी? सरकार ने एक मापदंड रखा है कि 80% दिव्यांगता होनी चाहिए तब मिलेगी। अब मैं विधायक जी के माध्यम से सरकार जी से पूछना चाहता हूं कि जब व्यक्ति दिव्यांग 80% दिव्यांग होगा, 95% दिव्यांग होगा, तो कैसे चलाएगा साइकिल? कहां जाएगा? क्या करेगा? 80% दिव्यांगता के डॉक्टर साहब चाहे जैसी सर्टिफिकेट दे दें, लेकिन दिव्यांगता का 80% यह है कि जिसके दोनों हाथ खराब हों, दोनों पैर खराब हों, वो 80% दिव्यांग है। अब जिसके दोनों हाथ दोनों पैर खराब हो गए, वो कैसे चल पाएगा? पता नहीं हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने ये मापदंड कहां से निर्धारित किया। तो सबसे जरूरत तो है 50% से ऊपर दिव्यांगता जिनकी है, उनको ही नौकरी की चाहिए, उनको स्कूल जाने के लिए चाहिए, उनको बाजार जाने के लिए चाहिए, उनका घर का संचालन करने के लिए चाहिए। तो ऐसे दिव्यांगों को ये 80% की जो ये रेखा है, इसको समाप्त करवाने में मैं अपने अनुज रामकिशन जी से अनुरोध करता हूं कि विधानसभा के मंडल पे विकलांग कल्याण मंत्री से, कश्यप जी से मैं बात कर चुका हूं 2 बार। उन्होंने ये बात कही है कि मैं इस बात से सहमत हूं। तो मैं, जब आप लोग विधायकगण जब कहेंगे तो ज्यादा इसका असर पड़ेगा। तो मैं, और सत्तारूढ़ दल का विधायक या विपक्ष का विधायक, सबका अपना अपना बहुत बड़ा असर होता है। तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि विधायक निधि आपको मिलती है, विधायक निधि काफी मिलती है। मैं नहीं जानता कितनी मिलती है, 5 करोड़ मिलती है या 50 करोड़ मिलती है, जो कुछ भी मिलती हो। लेकिन उस 50 करोड़ या 5 करोड़ या 2 करोड़ 1 करोड़ जो कुछ भी है, उसका 5% मुझे बताया गया है आरटीआई के अंतर्गत 5% दिव्यांग कल्याण के निधि में उसको खर्च किया जाना चाहिए। मैं संभवतः हमारे दिव्यांगों के लिए ये जो जनप्रतिनिधि हैं बहुत कुछ करना चाहते हैं, सच में करना चाहते हैं, क्योंकि उनके घर, उनके परिवार, उनके क्षेत्र में बहुत दिव्यांग होते हैं। रामकिशन जी को खुद 50 दिव्यांग रोज मिलते होंगे, लेकिन उनको ये जानकारी नहीं। तो इस प्रकार की जानकारी मैं निवेदन इनसे करता हूं और प्रार्थना करता हूं पूरे दिव्यांग की तरफ से, और आशीर्वाद भी देता हूं कि आप इस मंच पे आज सीतापुर जननी हमारे प्रदेश अध्यक्ष कमलेश मृदु जी बैठे हुए हैं, उपाध्यक्ष आलोक सीतापुरी जी बैठे हुए हैं, और इनके सामने मेरा, हम सब लोगों का सौभाग्य है कि आप आए हैं, जनप्रतिनिधि आए। हम तो समझते हैं कि यहाँ पर तो कोई मुख्य अतिथि या कोई आते नहीं, जिलाधिकारी जी महोदय आए नहीं, यहाँ दिव्यांग कल्याण सशक्ति मंत्री जी, अधिकारी जी होना चाहिए था। आज उनको बहुत जरूरी काम पड़ गया, नहीं आए। वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं गिरी जी, लेकिन आज वो नहीं आए। मैं तो बड़ा
भाव लेकर आया था उनसे मिलूंगा, वो नहीं आए। तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि दिव्यांग लोग समस्याएं उठाने लगेंगे, तो इसलिए अधिकारी गण हमारी बात, हमको हमारा रोना नहीं सुनना चाहते। और माँ तब तक दूध नहीं पिलाती जब तक कोई रोता नहीं बच्चा। तो अब जब बच्चे की आवाज़ ही नहीं सुनोगे, उसके मुंह में ताला लगा दोगे, तो अब हम कहाँ बोलेंगे। ये हमारा सौभाग्य है, हम सब लोगों का सौभाग्य है कि हमारे बीच में रामकिशन जी हैं। वो एक विधायक हैं, उनके साथ और भी बहुत सारे विधायक होंगे। हमारी बात आप विधायक मंडल में इस बात की चर्चा करिए, और मैं चाहता हूं कि आज इस बात की कुछ घोषणा करिए, और सचमुच में घोषणा करिए, उतना ही करिए जितना आप कर सके। आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे समाज के सबसे कमजोर वर्ग के कार्यक्रम के आयोजन में इसमें आप आए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे मौर्य जी हैं, हमारे दूसरे साथी भी हैं लखनऊ से, यहाँ पर हमारे जिले के सब साथी हैं, सामने बैठे हुए पत्रकार बंधु हैं, और जो लोग आए हैं, और दिव्यांगजन जो मेरे परिवार के हैं। आपको मैं जिस तरह परिवार में कोई कमजोर भाई बहन बेटा होता है, ऐसे मैं आपको मानता हूँ और आप लोगों को मानने का काम करता हूँ। मैं तो कभी नेता कुछ रहा ही नहीं। हमारे सिन्हा जी ऐसे है, 3 दिन पहले चलते चलते मिले थे, क्या बात है। तो मैंने कहा मैं जरूर आऊँगा, अगर यहाँ है तो मैं आया और बहुत अच्छा लगा। आप जैसे सेवक समाज सेवा करने वाले व्यक्ति यहाँ पर हैं, और हम लोग तो नैमिष की धरती के हैं, जिस धरती पर दान देवताओं की कमी नहीं रही है। दधीच जी की धरती से हैं, जहाँ पर उन्होंने अपनी अस्थियां तक दान में दी है। क्या बात। और मुझे मेरे लिए दिव्यांगों के लिए जो हम 4-5 लोगों को हमने खरीदवाया है। अच्छा। अपने लिस्ट से पैसा दे करके हम अपने क्षेत्र में दे सकते हैं, तो आप लोग लिस्ट बनाकर दीजिए। हम 10, 20, 15 जितने लोग लेने पात्र होंगे, उनको हम अपनी निधि से पैसा दे करके वहाँ जो कानपुर में जाता है उसमें पैसा हम देंगे। कानपुर आप उसकी लिखा पढ़ी करके हमको बता दीजिए। हमारे क्षेत्र के हैं भैया सिन्हा जी, जो लोग हैं वहाँ के, उनको दीजिए। हम 10, 15, 20 तब देंगे, फिर मार्च के बाद देंगे। हम चाहते हैं कि इनको सबको, ये हमारे सबके पैर हैं, हम इनके, ये हमको मैं देखता हूँ तो मैं इनके सबके कह रहा हूँ, सबसे उससे तो कहता हूँ, ये समाज में सबसे बड़े संत हैं, जिनकी सबको पूजा करनी चाहिए। और दूसरी बात यह, मैंने कहा ये मैं सब विधायकों से भी कहूँगा, आप 20-20, 25-25 आप कितना पैसा लगे, 15,000 या कितना पड़ता है जी, है ना जी। आप हमारे यहाँ का लिस्ट बनवा दे दीजिए, हमारे यहाँ के भी हैं, आप बना दीजिए। मैं ये खरीदवाऊंगा। अभी मार्च तक भी जरूरत पड़ेगी, और हर साल जब तक मुंबई सरकार से भी बात हुई थी, मंत्री से भी जी, और दिल्ली में भी बात हुई, राजेश वर्मा भी पिछली बार आए थे कार्यक्रम में, उनसे भी कहा था कि आप दिल्ली में बात करके इनकी जितनी मदद हो सकती है 80% वाली है। अब ये जब हाथे पैर नहीं चलेगा इनका, तो कहाँ चलाएंगे जो आप कह रहे हो। तो ये जो 50% वाली बात भी मैं लिखूंगा, दिल्ली और लखनऊ मुख्यमंत्री और मंत्री सबको देंगे। 50% वालों को हमारी बैटरी की ट्राईसाइकिल मिले, और इनकी जितनी मदद हो सके वो कम है। और यहाँ तो हम लोग, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, इस समय सरकार ने आप सबको शौचालय और आवास के लिए भी आमंत्रित किया है। आप सब लोगों ने दिया है अपना आवेदन दिए है ना। जो लोग ब्लॉक में न दिए हो, अपना आधार कार्ड, अपना प्रमाण पत्र, ये सब दे दीजिए, और वहाँ ना हो तो यहाँ पे दे दीजिए। हम चाहते हैं अगर जानते रहोगे तो जरूर मिलेगा। और यहाँ पर तो बहुत लोग ऐसे हैं जैसे कह रहे थे कोई अधिकारी नहीं आया, कोई सुनने नहीं आया, मिलने नहीं आया। जागोगे सब मिलेगा, और नहीं जागोगे तो भैया बैठे रहोगे। गांव में बहुतों को आवास मिले हैं, हजारों लोगों को, और हजारों लोग वंचित रह गए, हजारों लोग गलत भी मिल गए। जिसका 1 बना था 2 बन गए, जिसकी 1 नहीं था उसको नहीं मिला। इसलिए हम तो सदैव मंच से कहते हैं, जागोगे, जागते रहो, आप सब कुछ आप सबको मिलेगा। हमारे पत्रकार बंधु भी है, हम चाहेंगे हम लोगों की जो मांगे हैं 50% तक के लोगों को
ट्राईसाइकिल मिले, इनको आवास मिले, इनको शौचालय मिले। हमने पहले भी कहा था शौचालय वगैरह में लापरवाही करते अभी था कि मांगा गया था 6 महीने पहले, 2 बार कहे पर लगे। मैंने कहा इनको शौचालय पहले दो। आज बरसात में ये कहाँ जाएंगे, किस खेत में जाएंगे, जब पानी बरसता है कहाँ जाए बेचारे। इसलिए मैंने कहा और फिर कहूंगा, ये भी लिखिए कि शौचालय भैया पत्रकार बंधु है ना, हमारी तरफ विज्ञप्ति जारी करना सब लोगों की तरफ से। शौचालय जिनको नहीं मिले हैं नंबर 1 पर शौचालय, नंबर 2 पर इनको आवास, और नंबर 3 ट्राईसाइकिल में 50% तक के जो लोग हैं उनको ट्राईसाइकिल देने की व्यवस्था सरकार करे। और जोरदार तालियों के साथ हमारा सबका यही है कि द्वारा ये घोषणाएं जो की जा रही हैं, इनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए कि आप सब लोगों के भविष्य को संभालने की बात हो रही है। और हमारे सब विधायकों से भी कहूंगा कि सब लोग अपने निधि में 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए दें जी। मैंने तो स्कूल जहाँ बनते हैं हर स्कूल में कोई बचा नहीं है जहाँ मैंने स्कूल में एक कमरा नहीं दिया। क्या बात। मैं 5 लाख रुपए हम अपने यहाँ जो लिस्ट बनाइए, 5 लाख रुपए अपने यहाँ के हमारी विधानसभा में जो होंगे उनको 5 लाख रुपए हम खर्च करेंगे उनके ट्राईसाइकिल के लिए और जो आवश्यकता है ना। और हम सबसे कहेंगे इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं है। हम लोग यहाँ पर ऐसे धरती पर हैं, आज हमारा नैमिष भी चमक रहा है। क्या बात है। विकास परिषद हो रहा है, हेलीकॉप्टर भी उतरने जा रहा है, और अयोध्या काशी के बाद हमारे यहाँ पैसा भी हो रहा है। क्या बात है। अयोध्या में नंबर 1 पर, काशी में, डूडा में, वहाँ पर जितना पैसा उससे तीसरे नंबर पर हमारे नैमिष में आया। 1600 आवास बने हैं नैमिष में से नगर पालिका में। 1600 आवास हमने 400 करोड़ रुपया, बहुत बड़ी बात। सड़कें बढ़कर अलग बनी। तो हम यहाँ सेवा के लिए आए हैं और यहाँ हमें बहुत दिन रहना होता तो हम बहुत कुछ बनाते हैं अपना। अरे बहुत दिन यहाँ पर हम लोग सेवा के लिए आए हैं और सेवा की पूजा होती है। सेवा जितनी करोगे वो आपके खाते में लिखी जाएगी। मैं ये मान चलता हूँ और सबसे कहता भी हूँ। यहाँ पर गांधी जी आए, आज उनको याद कर रहे हैं लोग, उन्होंने देश को आजाद दिलाया। क्या बात। हमारे यहाँ 84 जब मैं विधायक बना था तब हमारे यहाँ बैलगाड़ी सिवाय कोई साधन नहीं थे। अरे बड़ा उधर के बड़े बुजुर्ग होंगे बैलगाड़ी से नैमिष को लोग जाते थे। आज हमारे यहाँ साइकिलें लोगों के यहाँ नहीं थी। हमारे यहाँ जब हम कक्षा 6 में पढ़ने जाते थे 8 किलोमीटर स्कूल नहीं थे। हमने वो सब दर्द देखकर गांव स्कूल खोलाने का काम किया। बेटा जिला परिषद अध्यक्ष बना। साइकिल हम लोगों ने 8 में लिया। ऐसे पैदल जाते थे। मैं भी कोई जमींदार थोड़ा था, मेरे पिताजी प्रधान थे। मैं तो उन्हीं का आशीर्वाद से यहाँ हूँ। 5 बार विधायक, मंत्री, बेटा जिला परिषद अध्यक्ष, पत्नी बेटा ब्लॉक प्रमुख, जहाँ जो हाथ रख लिया गया वो आप सबके आशीर्वाद तो ऐसे सेवा करने को मिलता है। और सेवा किया है। हमने रामगढ़ में चीनी मिल लगवाया, कोई बैंक नहीं थी वहाँ पर, कोई बैंक नहीं थी, केवल स्टेट बैंक सीतापुर थी और मिश्रिक में। आज घर घर बैंक है, घर घर मोटरसाइकिल है, कारें हैं, सब कुछ हो गया है। जब सेवा करेंगे तो मैंने कहा, हमें एक दिन बात आई थी यहाँ, हमने कहा गांधी जी अपने देश को आजाद कराने के लिए आए थे। हम आए हैं, मेरे बुजुर्गों ने मुझे आशीर्वाद दिया कि मछरेटा मिश्रिक और नहीं, जिले में जहाँ आवश्यकता हो विकास को ला करके हम बड़ी श्रेणी में जोड़ने काम करेंगे। हरियाणा पंजाब का एक सपना देखते थे हम। क्या बात। जब थे यहाँ तुम छोटे लोग हैं, जब मैं विधायक बना था हमने कहा हम भी हरियाणा पंजाब क्या हो जाएंगे, हमारे क्षेत्र में भी होगा। आज हरियाणा पंजाब से ज्यादा हमारे क्षेत्र में प्रगति हुई है, पैदावार बढ़ी है। जमीनें जहाँ 2000 रुपए में 90 में फैक्ट्री लगी थी, वहाँ 20-20 लाख रुपए, 30-30 लाख रुपए बिके जमीन है संदना जैसी जगह पे। तो ये है कि काम करो। और हमारा हमने कहा ना, सेवा के अलावा कुछ है नहीं यहाँ हम लोग का, कोई नहीं। आप सब जो आए हैं, हम आपको भी उन दिन देख रहे थे और आप कमजोर होते हुए भी सबको ललकारते रहते हैं। आपका स्वागत है, वंदन है। बड़े बुजुर्ग आप सबका भी वंदन है। और विशेषकर हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, जो हमारे परिवार का अंग है, उनका नमन करता हूँ और ये दुआ देता हूँ बड़े होने के नाते आप सबको हम लोगों से जितनी सुविधा होगी मिलेगी। आप स्वस्थ रहें,
ठीक है। और योगी जी मोदी तक हम जाकर के एक प्रस्ताव आपका हम भी रखेंगे, आप भी अपनी तरफ बना के एक मांग पत्र दीजिए। एक निवेदन और इस प्रस्ताव के साथ जो है एक प्रस्ताव और एक प्रस्ताव और जोड़ने की आवश्यकता है। तो उसमें 40% से भी अधिक अगर विकलांगता है तो उसको एक सहयोगी मिलता है, वो उसका जो है वो फ्री होता है। हमको तो 25% देना भी पड़ता है, लेकिन उसका एकदम फ्री जो है वो चलने का रहता है। बिना उसके अभी तक तो आरक्षण ही नहीं हो सकता था। ऐसे ही बस में उन्होंने ये बैरियर 80% लगा रखा है। अब जैसे आपने बताया जिसके दोनों हाथ दोनों पैर नहीं, तो पहली बात तो वो बस से सफर ही नहीं, यात्रा नहीं करेगा। और अब जिनको 50%, जैसे अब जो पोलियोग्रस्त लोग हैं, पैरों से ही विकलांग है, 50% उनका है। अब उस बस में वो पहले अब कोई चढ़ने के लिए अपने आप वो बस में न चढ़ सकते हैं, न उचक कर सीट पर बैठ सकते हैं, सामान को अपना एक झोला भी उठा करके नहीं रख सकते। सहयोगी की उनको जरूरत है, बसों से ही ज्यादा यात्रा करते हैं। तो जो केंद्र अगर सहयोग दे रहा तो हमारे प्रांत में भी आना चाहिए कि 50 से ऊपर के लोगों को एक सहयोगी जो है वो दिया। एक ज्ञापन आप बढ़िया बनवा कर देंगे। हम लोग दिल्ली जाएंगे, लखनऊ जाएंगे, सबको मिलेंगे, जरूरत पड़ेगी आपको भी ले चलेंगे और ले चलेंगे तो सब लोग चर्चा। और एक इस नैमिष विकास के बारे में हो सकता पता नहीं आपके ध्यान में वो बिंदु है भी कि नहीं भी है। ये वाल्मीकि रामायण के अनुसार ये जो यहाँ पर मैंने तो उस पर खंडका भी लिखा है, आपको मैं भेंट भी करूंगा, बंदेवी सीता। तो उसमें सीता जी जो भूमिगत हुई थी कल्ली चौराहे से 7 किलोमीटर इधर, जहाँ पे ये सीता कुंड है जिसके नाम पे सीतापुर जिला मशहूर हुआ। तो वाल्मीकि रामायण में ऐसा प्रसंग है। यहीं पे अश्वमेध यज्ञ भी हुआ था, जो भगवान राम ने जो अश्वमेध यज्ञ किया था सीता वनवास के बाद, जब परीक्षा ली थी लोग उसकी, तो अश्वमेध यज्ञ भी यही हुआ था। और वहीं पर एक सीता कुंड है, बड़ा जर्जर हालत में है। वहाँ किसी प्रकार की ना सीता जी का कोई मंदिर है, न वहाँ कोई व्यवस्था है, न उनके नाम से कोई जानता तक नहीं है। तो मैंने तो जब वहाँ भूमिगत होना दिखाया तो मुझे पता ही नहीं था, संतों ने कहा ऐसा कोई स्थान ही नहीं है। मैंने तो केवल ईश्वर की प्रेरणा से वहाँ पे दिखाया और बाद में पता लगा कि वाल्मीकि रामायण में उसका वर्णन आता है। तो उस क्षेत्र का भी विकास विशेष रूप से, क्योंकि वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सीतापुर के लिए, इसको जरूर ध्यान में रख करके आप दीजिए। आपका जो ज्ञापन होगा आप लिख कर देंगे, सुझाव उस पर सब मनन कराएंगे। और अब देखिए विकास परिषद जो बना है इसमें तो मुख्यमंत्री चेयरमैन होंगे। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री चेयरमैन होंगे, क्योंकि अब किसी दूसरे से नहीं, अगर मुख्यमंत्री के दिल दिमाग में है तो अपने आप सब करवाएंगे। हाँ, बाकी हमको जगाने की जरूरत है। हाँ, जगाने की जरूरत है, पहुँचाने की बात है। आपको बहुत बहुत स्वागत, आपका धन्यवाद। आप हमको सुझाव दीजिए, लिखकर एक प्रस्ताव आप लोग बनवा देना, ठीक भैया? बिल्कुल। और हमको जहाँ याद करोगे हम हैं, हम लोग यहाँ कुछ नहीं और न हमारा है न किसी का है। हम लोग जितनी आप सबकी सेवा करते रहे ये सब बड़ा रहेगा। आज मैं लगभग 70 साल का हो रहा हूँ। क्या बात है, समझे भैया? कह रहे हैं 70 साल का हो रहा हूँ, लेकिन 70 साल काम के मामले में नहीं लगता हूँ। अरे आप जहाँ जरूरत होती है मैं खड़ा हो जाता हूँ, सुबह 6 बजे जग जाता हूँ। हमारे यहाँ आधार कार्ड जो आता, सीतापुर के लोग आते हैं, कोई यहाँ नहीं मिलता। यहाँ विधायक है, मंत्री है, लखनऊ रहते, तो हमारे पास ये नहीं पूछते हैं। आइए, हमारे पास पूरी किताब है, मोहर रखिए, दस्तखत करो, हमसे जितना हो सके काम करो, और यही बड़ा काम है, यही बड़ी भूमि है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका स्वागत है। और जो लोग शौचालय आवास में नहीं दिए हो, ब्लॉक पर जमा कर दो, ज्यादा न बने भैया, हमारे यहाँ करताल पास जमा कर दो, हम हर जगह भिजवाएंगे। और हमारे जो दिव्यांगन के जो ब्लॉक या तरह के अध्यक्ष हैं या संचालक है या महामंत्री है, उनकी सबकी जिम्मेदारी है, हम लोगों को दे, हमको बुला लो और जितनी हो सकेगी दिव्यांगनों का एक लिस्ट दे दो, हम पूरी लिस्ट देंगे, 50 वाली 80 वाली, जितना दे सकते हैं कहा जाए कि जितना दो। हम लोग चाहते हैं कि 10-20 साइकिलें इनको हर साल खरीदें, सब पूरे हो जाएंगे, ठीक है ना? जितना पैसा लगेगा हम 10, 15, 20 हो जाए, जितना पैसा लगेगा वहाँ लंको से मंगवा दो, हमारे ना जी कानपुर से मंगवा लो, अपने अपने क्षेत्रों में। हम विधायक लोगों से भी कहेंगे जिस दिन बैठक होगी, आप लोग भी उनको चिट्ठी लिख देना, ये लिखना कि हमने ये कहा है अपने यहाँ के दिव्यांग जनों को
हम अपनी निधि से पैसा देकर इनकी साइकिल खरीदवाने का काम करेंगे। आप सबसे भी अनुरोध है, आप इसका अनुकरण करें, विचार करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा खंडकाव्य है। जरा भैया वो विशाल गिराए के चित्र ले लो आप। हमारे जिले बैठे रहो। उपाध्यक्ष हमारी बहन वंदना श्रीवास्तव के विचार व्यक्त करना चाह रही है। हाँ विशाल, वंदना जी। वैसे तो मैं मंच पे आज तक कभी नहीं बोली हूँ, लेकिन विधायक आपके लिए बोलूँगी थोड़ा, इसलिए कि मैं आप मेरे रिश्ते में कुछ और एक लगते हैं, क्योंकि आपकी बहू LIC में है, मैं उसी परिवार से हूँ और मैं ये जानती हूँ आपने जो भी कहा सत्य कहा, क्योंकि मैडम का नेचर आपके व्यवहार से पता चलता है उनका नेचर कैसा है। मतलब उनका सहयोग हमें लगता है LIC में हर व्यक्ति के साथ रहता है। वो आपका खानदानी खानदानी रुतबा है। तो अनुपमा मैडम का जो एक है वो हर एक के साथ खड़ी होती, कभी उन्होंने डेली वेजर्स, असिस्टेंट, क्लास 1 कभी उन्होंने आज तक फर्क समझा ही नहीं। और मैं वहाँ पे एक डेली एजेंट काम करती हूँ, अनुपमा मैडम के लिए मैं अपनी फ्रेंड जैसी की तारीफ हो रही थी। कभी भी नहीं एहसास होने दिया कि वो क्लास 1 है या इतने बड़े परिवार से हैं। तो मैं ये सिर्फ ये जानती हूँ इतना कि हमारे विधायक ने जो भी कहा ये सत्यता है, जो इन्होंने कहा वो ये करके दिखाएंगे। वैसे तो बहुत सारे लोग आए यहाँ, विधायक अपनी घोषणा करके चले गए। अब विधायक के रूप में नहीं आए बेटा। हाँ, आप नहीं आए। आप बेटी और बहू दोनों बराबर होती हैं। आप नहीं आए, इसलिए आपकी बेटी ये बात कह रही कि बहू के तो संस्कार देख लिए और हम जानते हैं वही संस्कार आप में है, इसीलिए हमें विश्वास है कि आप बहू के संस्कार देकर के बेटी जो कह रही है, बेटी ने कहा हमारी भाई बहनों को जो दिक्कत है उस पर आप विचार विमर्श करिए और हमारी बात को ऊपर तक पहुंचाइएगा। असिस्टेंट कमिश्नर। नहीं ठीक है, बहुत अच्छा बेटिया। अब मैं गुजारिश करूँगा हमारे व्यापार मंडल से हमारे चाचा आदरणीय भगवती गुप्ता जी से आदरणीय गुप्ता जी अपनी बात जरूर पढ़िएगा, बहुत विशेष है। हाँ पढ़ेंगे। नीचे आज इस दिव्यांग समागम में, दिव्यांग सम्मान समारोह में हम सबके मध्य में उपस्थित मिस्त्री के यशस्वी विधायक आदरणीय श्री रामकृष्ण जी, उन्हीं के साथ में मंचासीन है परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री विष्णुकांत जी, जो कि विद्वता, विनम्रता और अपनी विशिष्ट कार्यशैली के लिए हम सब लोगों के दिलों में जिनका सदैव स्थान है, ऐसे आदरणीय विष्णुकांत दादा जी, उन्हीं के साथ मंचासीन हम सबके गौरव कोशिश करिए और भारतीय नाट्य कला के जो सदस्य हैं अपने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, और हमारे हिंदी सभा के भी गौरव है परम आदरणीय कमलेश दादा, उन्हीं के साथ में मंचासीन है आदरणीय आलोक दादा, जो हमारे प्रसिद्ध लोक गीतकार हैं, उनके भी श्री चरणों में बार बार नमन। हमारे अभी मसीह मंसूरी साहब बैठे हुए हैं, सरबत खान साहब बैठे हुए हैं, और जैसा कि अभी हमारे आलोक भैया, ओम प्रकाश जी, हमारी बहन कौशल त्रिपाठी जी हमारे साथी, और तमाम हमारे भाई और साथी, चूंकि आदरणीय हमारे भैया हैं, उन्होंने सिन्हा जी ने हमको निर्देशित किया था कि हाजिरी आपकी रहेगी, तो मैं आप सबके बीच में उपस्थित हूँ। और हर वर्ष मुझको ऐसा सौभाग्य मिल जाता है कि आप सबके श्री चरणों में नमन करने के लिए। तो आपके अंदर जितना अभी हमारी बेटी शुरू में कह रही थी विकलांगता के विषय में, उन्होंने बताया, तमाम हमारे विद्वानों ने अपनी बात रखी, तो आपके अंदर एक जोश और जज्बा, क्योंकि तमाम अगर रात कोई आँच के अंदर चिंगारी छिपी हुई है तो ये सब लोग आपको जगाने का काम करते हैं। अगर आपके अंदर होगी कि हमको अपने विद्वता को दिखाना है, अपनी क्षमता को प्रदर्शित करना है, तभी आप संसार के सामने अपनी बात रख पाओगे कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में सही या तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। अगर आप बढ़ने की कोशिश नहीं करोगे, अगर अपनी जो आपके अंदर ताकत है उसको दिखाने की कोशिश नहीं करोगे, तो आपकी कोई नोटिस नहीं लेगा। क्योंकि जो हमारे विद्वजन बैठे हैं, हम सब लोग आप सबके बीच में से माननीय भी विधायक जी ने आपके बात की कि आप लोग वंदनीय हैं। वंदनीय इसलिए चूंकि दिव्यांग शब्द जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया,
तो कोई न कोई अगर एक अंग में कोई कमी है तो दूसरा अंग इतना प्रबल है कि जिससे आप सारे संसार को जीत सकते हो। इसलिए आप सबके बीच में मैं यही कहूंगा कि जो सब लोग आते हैं, हम सब लोग एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का सहयोग करें कि गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, किसी गिरते हुए को संभाल कर देखो, तुम्हारे दिल का दर्द जरूर कम होगा, किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो। क्योंकि सदैव एक दूसरे की मदद भी करनी है। और आप सबके चूंकि विद्वता की प्रतिमूर्ति हमारे सामने ब्रह्मा विष्णु महेश, लाइन से विष्णु जी बैठे हैं, कमलेश दादा बैठे हैं, आलोक जी बैठे हैं, और उन सबके ऊपर संरक्षक है। जहाँ राम और कृष्ण दोनों लोग हों वहाँ तो किसी चीज की कमी नहीं है। तो राम जी भी हैं, कृष्ण जी भी हैं, तो उनका बड़ा आशीर्वाद हम लोगों को मिला है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप सबकी कृपा अनुकंपा बनी रहे। और माननीय विधायक जी ने जो बातें तमाम हम लोग जो कहना चाह रहे थे उससे भी बढ़ के उन्होंने तमाम आश्वासन दिए। ये उनकी विशेष अनुकंपा, उनकी सहृदयता का भी परिणाम है। और जो कि अभी इससे पहले बात हो रही थी, हमारी बेटी भी कह रही थी जिसका उद्बोधन चल रहा था, तो हम लोग जहाँ कहीं भी अपने अगर लगता है हमारे अधिकारों में कमी है तो हम लोग साल में एक दफे यहाँ बैठते, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हम चाहते हैं कि साल में 3-4 दफे बढ़िया बैठक हो। और जिस हिसाब से अगर हम लोग को जो बात बनाई 50% वाली, तो मैं चाहता था कि माननीय हमारे जो विद्वत गण के माध्यम से ज्ञापन भी जिलाधिकारी के माध्यम से पहुंचे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, वहाँ भी बात हो चुकी। माननीय हमारे विधायक जी इसको भी अपनी बात तक के, जो विधायक जी का निर्देश सही है कि आप लोग अपने स्तर से भी एक बना करके दे दीजिए। तो ये है कि उसूलों पे जो आँच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी ताकत को भी दिखाएं, अपनी क्षमता को दिखाएं, अपनी योग्यता को दिखाएं। इसलिए मैं आप सबके चरणों में बार बार नमन करते हुए, आपके चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए कि वक्त बदला है तो नजीर भी बदलेगी, अपने इस समाज की तकदीर भी बदलेगी। और साथ मिला है आदरणीय रामकृष्ण जी का, विश्वकांत दादा का, कमलेश दादा का, आलोक जी का, तो हमारे इस समाज की तस्वीर भी बदलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद। मैं एक बात अध्यक्ष महोदय, खाली माननीय विधायक जी से एक निवेदन करना चाहता हूँ। अभी आपने बहुत सारी बातें कही और कुछ हम लोगों से, सारी नहीं, बहुत छोटी बातें आती है, हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। मैं उसमें से एक चीज और चाहता हूँ कि अगर विधायक निधि का प्रोटोकॉल भंग ना हो तो अभी आप ही के क्षेत्र से कुछ दिव्यांग लोगों ने हमारे कान में एक बात कही कि आदरणीय विधायक जी से कहिए कि जो लोग 8वां 10वां पास करने के बाद दिव्यांग भाई बहन घर बैठ जाते हैं, खासकर बहनें, उनके रोजगार के लिए आप अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक व्यवस्था कीजिए। अगर आपने रामगढ़ चीनी मिल लगवाई, अगर आप अपने क्षेत्र में बैंक लेकर के आए, तो आप विकलांगों के लिए कोई कारखाना भी लेकर के आइए। ये इस समाज की यहाँ पर आपसे एक विशेष डिमांड विचार होगा क्या कर सकते हैं। एक तो कौशल विकास जो चलता है उसमें ट्रेनिंग वगैरह हो तो दिलवाने काम करिए। यहाँ अधिकारियों से कहा जाए, डीएम से कहा जाए, सीडीओ से, उसमें कराइए। और बाकी जो ये बात कह रहे हो हम लोग देखेंगे क्या कहाँ हो सकता है। इसमें हमारे पास कुंकर बहुत बढ़िया है। इसी मंच पर इधर हमारे बगल में बैठे हैं आपको निर्वाध दिव्यांग एकता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजू भाई। ये एक बहुत बढ़िया मूर्तिकार है। ये आपके घंटा घर पे जो हनुमान मंदिर बना हुआ है, सीतापुर में मछली मंडी के पास काली माता का मंदिर बना है, ये सब इन्होंने और इनके परिवार के लोगों ने बनाए। तो ऐसे लोगों की जो कला है, कौशल है, इसको सामने लाने का एक मंच, वो कारखाना बन सकता है। बहुत बढ़िया। और अब मैं देखा जाएगा, बैठा जाएगा, बैठेंगे भैया, हम मिलेंगे, फिर देखें नहीं अपने यहाँ ऐसे कुछ बनाएंगे सब 10 लोग मिलकर। आप जब आदेश करेंगे मैं आपके पास आ जाऊंगा। नहीं ठीक भैया। अच्छा अब हम चल सकते हैं, जाना है हमें। आप आए। कार्यक्रम का जो मेन मकसद था जी कि कुछ दिव्यांग लोग जो अपने वो आपके हाथों से कैसा भी कार्य कर रहे हैं, आपके हाथों से आत्मनिर्भर है, ऐसे लोगों को समाज के सामने एक प्रेरणा के रूप में लाया जाए। इन लोगों को थोड़ा सा सम्मानित कर दीजिए। और एक दूसरा बड़ा कार्यक्रम जो आदरणीय भगवती दादा के कर कमलों से भी होता है और समाज के और भी लोगों की, आप देख रहे हैं 2-3 सिलाई मशीन रखी है, इन लोगों ने दिया भगवती। ये हम लोग का एक प्रयास रहता है कि हम लोग तो सड़क के किनारे बैठ के पुड़िया भी बेच लेते हैं मर्द लोग, मगर जो हमारी विकलांग बहने लोग हैं, इनके रोजगार के साधन नहीं रह पाते। इसलिए इनको
एक सिलाई मशीन प्रदान की जाती है ताकि वो अपने घर में बैठ के अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों के कपड़े सिल के 4 पैसे कमा सकें। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप 1 और 2 लोगों को पुरस्कार दे करके प्रोत्साहित करें कि वो अपने रोजगार को और आगे बढ़ाएं। आइए और इस पर व्यवस्था विधिवत हम लोग बैठक कराएंगे। भगवती भाई जी, इस कार्यक्रमों पे बैठ के बात करेंगे। हम लोग जहाँ और चीजें होती हैं इसमें हम लोग अपने हाथ से मशीन आप दे दीजिए या रखे हैं अपने हाथ से हाथ लगा करके चले जाएंगे। चलो दे दिया जिनका नाम है इधर बुला लीजिए, उनको आप दे देंगे। मशीनों की मोटा दीदी करें, वहाँ चले जाते हैं हम लोग। हाँ उधर ही चलिए वहीं आइए हम आइए। बनाओ तो जिम्मेदारी ये हो 10-10 साल में लाख दे रहे समझो। हाँ हमको दो वहाँ जमा कर दो। हमारी बहन है भरगांव से आई गीता देवी। गीता देवी कहाँ है? हम राकेश कुमार बोलेंगे, फोन करेंगे। गीता देवी एक थाने में दहन रहा है या दहन रहा है यही। अभी रुके रहो थोड़ी, अभी मिल लेना, हम मिलके तुमसे जाएंगे। आ जाएंगे। गीता देवी को ये मशीन हमारे डॉक्टर टंडन जी अपनी माता जी की स्मृति में हर साल एक सिलाई मशीन हमारी विकलांग बहन को देते हैं। तो हम ये चाहते हैं गीता देवी जी इस मशीन को आप लीजिए, इससे रोजगार करिए और अपने भविष्य को उज्जवल करिए। ये कोई पहुंचवा दे उधर। गीता देवी को तुम्हारे साथ कोई आया है? आदरणीय विधायक जी, कैसे एक हमारे एक दिव्यांग भाई बैठे हुए हैं अल्पुद्दीन जी। मैं माननीय विधायक जी आपका थोड़ा ध्यान चाहूंगा, इनकी आप शारीरिक स्थिति भी देख लीजिए और ये कर्जी हैं, ये कपड़े सिलते हैं लोगों के। अतुल माला ले जाओ, माला ये कपड़े सिलते हैं और अपना परिवार तो पालते ही हैं, साथ में इन्होंने कई लोगों को रोजगार भी दे रखा है। इसी क्रम में मैं राजकिशोर जी हमारे बेटा बुला कर देखते कहाँ है? राजकिशोर खड़े होके आगे आए। ये राजकिशोर जी हैं, ये हमारे बेटा पंचायत मित्र है, शिक्षा मित्र है, पंचायत मित्र है पूरे बेहटा ब्लॉक के। सियानंद मिश्रा जी आइए। देखिए साहब, अब आगे थोड़ा आपको विधायक जी बढ़ना पड़ेगा क्योंकि कुछ हमारे दिव्यांग भाई ऐसे हैं जो अपनी ट्राईसाइकिल से उतरने की स्थिति में भी नहीं है, मगर पान पुड़िया की दुकान लगा करके अपने परिवार को पाल रहे हैं। इसी क्रम में राकेश कुमार और रमेश कुमार सदर से और राकेश कुमार दुर्गापुरवा से। मटरेगा से राजका लाए, मटरेगा राजवार बनवाते हैं दोबारा साइकिल वाला देव। तो कहीं ये तवल लिख गए हैं, तो या तो इंतजार कर लिया जाए या तो किसी भी आपके ऊपर दूसरे किसी साथी को दे दिया जाए। अच्छा, दूसरा है राम निवास प्रजापति। रामनिवास हरदोई से हैं, हरदोई से। रामनिवास प्रजापति कहाँ है? हाँ आइए रामनिवास। रामनिवास कला पर पतलाओ। रामनिवास प्रजापति फ्रॉम हरदोई, वहाँ से जिला अध्यक्ष के पद पर आवाज से कार्यरत हैं आप।
राम निवास। नाम और वो लिख के भेज दीजिए एजेंसी को। हम चाहते हैं विकलांग सदी ट्रस्ट को और विस्तार तक आगे फैलाएं। आप दीजिए, एक माला भी ये आप ही पहना दीजिए, ये भी दे दीजिए। अब ये जो माला है इसका भार बहुत बड़ा है। उस्मान का किसको दिया जाए? बिहार सुहेल खान उनके कजिन भाई हैं। आइए सामने आओ, उस्मान खान का रिसीव करो। उस्मान खान शाहजहांपुर से हैं। वो आज से विकलांग सदी खान के ट्रस्ट भाई, के ये भाई ले रहे हैं। शाहजहांपुर से जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये रही शाल बिहार उस्मान खान। अब शाहजहांपुर में जो तुम्हारे भाई हैं उनको दे देना और उनसे कहना कि ये काम बहुत मन लगा के करेंगे। मुबारक हो आपको उस्मान खान। ओके, बिहार सुहेल खान जिला अध्यक्ष से नियुक्त किया गया। थैंक यू। के सामने कुछ खास शब्दों का चयन करके कुछ मधुर सा कुछ अच्छा सा बताएंगी। हाँ ठीक। तो हेलो एवरीवन, आज के इस प्रोग्राम में मैं आप लोगों के सामने वुमेन एजुकेशन एंड आवर सोसाइटी के टाइटल पर कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। मैं शुक्रिया अदा करूंगी सरवत खान साहब का कि उन्होंने मुझे माइक पर आने का मौका दिया। मैं अपनी बात को यहाँ से शुरू करना चाहूंगी कि भगवान ने इस पूरी सृष्टि में की रचना की, बहुत ही खूबसूरत रचना की और उसमें सबसे ऊंचा दर्जा इंसान को दिया। अब इंसान में उसने एक बेटी को देवी का रूप दिया और हमारे मजहब में बेटी को रहमत कहा जाता है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, हमारे सोसाइटी में किसी औरत को सोसाइटी का हिस्सा ही नहीं माना जाता है। आज मैंने अपनी लाइफ में ये पहला प्रोग्राम ऐसा देखा है जहां किसी लेडी से को, किसी महिला को इतनी प्रेजेंटेशन देना जरूरी समझा गया हो। इससे पहले आज तक इस शहर में मैंने कई प्रोग्राम अटेंड किए हैं, लेकिन किसी में भी इस तरीके से महिला के प्रेजेंटेशन को जरूरी नहीं समझा गया। और आज मैं आप लोगों के सामने अपनी बातें लेकर के आई हूँ। हालांकि ये मेरी ही नहीं, हर लड़की की प्रॉब्लम बन चुकी है। ऐसा नहीं कि लड़कियां किसी प्रोग्राम में शरीक नहीं हो सकती, और शरीक नहीं हो तो वो कुछ कर नहीं सकती। हमारे सामने ऐसी कई जिंदा मिसालें मौजूद हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी में पहले तो आदमी औरत को आगे बढ़ने नहीं देता, और अगर जिद तो जहद करके औरत आगे बढ़ भी जाए तो उसे क्रिटिसाइज किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ एक आम बात है कि लड़की ज़हीन है, पढ़ रही है, आगे बढ़ना चाहती है, आगे का एजुकेशन हासिल करना चाहती है, लेकिन वो इस बिना पर रोक दिया जाता है कि आगे को एजुकेशन है। क्या आपने कभी सुना है कि किसी लड़की की तालीम को इस बिना पर रोका गया हो कि आगे को एजुकेशन है? क्या मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या इस समाज में औरत ही की अहमियत नहीं? दूसरी बात, मेरे साथियों, मोबाइल फोन एक अजीब इन्वेंशन। अगर उसे लड़की इस्तेमाल करे तो वो बेहयाई, और उसे अगर मर्द इस्तेमाल करे तो वो खैरख्वाही। ऐसा क्यों? क्या मेरे साथियों, क्या लड़की सिर्फ मोबाइल फोन से ही बेहयाई का काम कर सकती, मर्द नहीं कर सकता? हमारे घरों में जब लड़के 9वीं क्लास में पहुंचते हैं तो उनके माँ बाप को ऑटोमेटिकली ये पता चल जाता है कि इसको फोन की जरूरत है, और उसको फोन दिला भी दिया जाता है। अगर किसी वजह से उसको फोन नहीं दिलाया जाता तो वो माँ बाप खुद उसका अपने आप को गुनहगार समझते कि हमने अपने बेटे को फोन नहीं दिलाया। और अगर इसी जगह पर लड़की ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लेती तो उसे मोबाइल फोन देने की जरूरत नहीं समझी जाती। क्या बात, बहुत बढ़िया। और इसकी वजह क्या बताते हैं कि अगर लड़की मोबाइल का इस्तेमाल करेगी तो उससे सोसाइटी में बुराई फैलेगी। वो ऐसी कौन सी बुराई है मेरे साथियों जिसे सिर्फ लड़की कर सकती है, लड़का नहीं कर सकता? मुझे बताइए वो ऐसी कौन सी बुराई है कि लड़का अपने साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट आसमान से लेकर आया कि लड़का हमेशा मोबाइल का नए कामों में इस्तेमाल करेगा, लड़की हमेशा उसका गलत इस्तेमाल करेगी? मेरे बात को सुनने वालों, अब आप सबके घरों का यही हाल है, मेरे भी घर का यही हाल है कि जब हमारे फोन पर कोई फोन आता है और जब हम किसी से फोन पर बात कर रहे होते हैं तो हमारे माँ बाप ही नहीं, घर आए हुए रिश्तेदार भी हमसे ये पूछना जरूरी समझते हैं कि हम किससे बात कर रहे हैं।
हमें शक भरी नजरों से देखा जाता है, हमें तकलीफ होती है। और लड़के के फोन पर रात के 12 बजे भी अगर कोई फोन आए तो घर वाले उससे ये पूछना जरूरी नहीं समझते कि आखिर तुम बात किससे कर रहे हो। फिर हम लड़कियों को ही हमेशा शक भरी नजरों से क्यों देखा जाता है। और एक बात आप लोगों के सामने शेयर करते हैं, हम माशाअल्लाह ऐसे दीनी माशरे में पले बढ़े हैं और हर इंसान जानता है कि इस दुनिया में बेटी का क्या मकाम बताया गया है, इस दुनिया में माँ बाप का क्या एहतराम बताया गया है, इस दुनिया में माँ को कितनी वैल्यू दी गई है। लेकिन मेरे साथियों, हमारी सोसाइटी का हर एक आदमी अपने झगड़ों में माँ बहनों की गाली इस्तेमाल करता है। वो आखिर क्यों? क्या इससे माँ बहनों की इज्जत में कोई फर्क नहीं पड़ता? इतना छोटा सा बच्चा वो अपने जल्लाए झगड़ों में गाली सीधे माँ बहन की देता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या इससे हमारी इज्जत में कोई फर्क नहीं पड़ता? क्यों वो अपने झगड़ों में माँ बहनों की गाली इस्तेमाल करते हैं? और क्यों हमारे आइडियल्स इस बात को नहीं मना करते तुम अपने झगड़ों में माँ बहन की गाली मत इस्तेमाल किया करो? क्या इससे औरत के वकाल में कमी नहीं आती? इतना छोटा सा बच्चा वो सीधे माँ बहन की गाली दिया करता है। क्या आदमी के गाली देने को गुनाह नहीं समझा जाता? और एक और बात, जब हम लड़कियां अपने घरों से नकाम में निकलती हैं, हम लड़कियां अपने घरों से नकाम में निकलती हैं या हम लोग अपनी कोचिंग जाते हैं या कॉलेज भी जाते हैं, तो बाहर खड़ा हुआ हर एक लड़का, मैं कहूंगी हर एक लड़का हमें अपनी गंदी नजरों से घूरता है। वो अपनी गंदी नजरों से हमें क्यों घूरता है? और इन्हें कोई भी नहीं मना करता। और सिर्फ घूरता ही नहीं, हमारे चाल ढाल पे, हमारे कपड़ों पे, हमारे नकाबों पे, यहाँ तक कि हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करता है। और हमारे ऊपर कमेंट किए जाते हैं सिर्फ इसलिए कि हम लड़कियां हैं। इसमें कोई हमारा कसूर है कि हमको खुदा ने लड़की बना करके इस दुनिया में भेजा? क्या हम अपने घरों से नकाब में भी बाहर नहीं निकल सकते? लेकिन अफसोस सद अफसोस, जब इन लड़कों की बात आती है, इन तक ये बात पहुंचाई जाती है, तो उल्टा हमसे कहा जाता है कि हम लोग सुधर करके चले, हम लोग अपनी निगाहें नीची करके चले। मेरा उन माँ बाप से कहना है कि वो अपनी औलाद को क्यों नहीं कहते कि वो निगाहें नीची रख कर चला करें। वो जब भी चले तो हर लड़की को अपनी बहन की नजरों से देखते हुए चला करें। अब मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में हम लड़कियां नहीं आ सकती, खास करके हम इस्लाम को मानने वाली लड़कियां नहीं आ सकती, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सारी बंदिशें होती हैं। तो मैं आप लोगों से ये गुजारिश करती हूँ कि सभी नौजवानों से ये गुजारिश करती हूँ कि आप सभी लोग कौम की जिम्मेदारियों को समझें और हर चीज में आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि तुम्हारा वतन, तुम्हारी मिट्टी तुम्हें चीख चीख कर बुला रही है। अभी सांस है, अभी वक्त है, अभी लौट आ मेरे गुमशुदा। अभी सांस है, अभी वक्त है, अभी लौट आ मेरे गुमशुदा। मेरी बात को इतने सब्र से सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत बढ़िया। हेलो, मैं इस बेटी के जज्बात से मैं 100% इत्तेफाक रखता, और इसने जो बात कही है, कम से कम यहाँ पर बैठे हुए लड़कों और जो उसके भाई हैं, हम लोगों के बेटे हैं, उनसे मैं ये जरूर चाहता हूँ कि इन बातों पे जरा गौर फरमाएं। इसने खाली एक समुदाय विशेष तक कहा है कि इस्लाम में या ऐसी किसी भी धर्म में ये बातें किसी भी व्यक्ति को नहीं सिखाई गई कि ऐसा करो। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है, वो चाहे जिस वर्ग की, चाहे जिस धर्म की लड़कियां हों, वो अगर निकलती हैं तो पहले युवक सबसे पहले देखते हैं, लड़कियों के भी ऊपर कमेंट करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा मर्यादाओं में और बात कहना चाहता हूं। लड़कियों का भी ये धर्म है। मैं इस बेटी ने जो कहा वो तो अच्छी बात कही है, लेकिन कुछ लड़कियां जो पहनावा है, पहनावों में थोड़ी शालीनता की आवश्यकता है। आजकल शालीनताएं थोड़ी सी, मैं इस्लाम धर्म की लड़कियों के विषय में नहीं कह रहा हूं, मैं दूसरे के कह रहा हूं, जनरल कह रहा हूं। जनरल लड़कियों में इतना ज्यादा खुलापन, इतना ज्यादा देह का प्रदर्शन हो रहा है, जो केवल कदाचित लड़कों के ऊपर कह करके, ये उनकी मानसिकता है, उनको रोका नहीं जा सकता। तो हमारे समाज को, हमारे अभिभावकों को लड़कियों को समझाना होगा। जहाँ पे ये बातें टेलीफोन पे तो रोकते हैं, लेकिन जब घर से उनकी लड़की निकलती है पहनावा पहन करके, तब उस पर क्यों नहीं रोकते हैं?
उनको भी रोकना चाहिए। और अगर उनको रोकना चाहिए तो अपने लड़के को भी प्रश्न पूछना चाहिए कि तुम इतनी रात में क्यों आ रहे हो। लड़की अगर 8 बजे आती तो बहुत बड़ा मतलब आफत आ गई, लेकिन लड़का 12 बजे रात को आता तो उससे कोई पूछने वाला नहीं। तो ये बात अभिभावकों को हमारे समाज में इस बात को विशेष तौर से देखा जाना चाहिए। और जब तक ये नहीं देखा जाएगा तब तक ये घटनाएं, जैसे अभी कुछ दिन पहले अब बड़ी, मैं उस बातों पे ज़्यादा नहीं जाऊंगा, कहा गया कि 30-35 टुकड़े हो गए, उसकी मार दी गई, सब कुछ कर दी गई, वो बड़ा निंदनीय है, दुखद है। लेकिन उसमें अगर पूरे उसके पृष्ठभूमि में जाया जाए तो क्या उस लड़की का कहीं कंचित भी दोष नहीं था? हमको तो लगता है लड़की का सबसे बड़ा दोष था कि इतने दिनों तक उसके पास मार खाती रही, रुकती रही, सब कुछ होते के बाद भी उसने कभी समाज में बताया नहीं कि उसने मारा। तो जब उस लड़की का, अच्छा इसको जब भी हम ये देखते हैं हिंदू मुस्लिम बना देते हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं, ये लड़की और लड़के, ये जेंडर डिफरेंस है, ये समाज का डिफरेंस है, ये हमारी आंखों का डिफरेंस है। हम लोगों के अंदर ये मर्यादाएं और ये शिष्टाचार, ये सांस्कृतिक जो विरासत है वो नहीं बताई गई। ये जब तक बताया नहीं जाएगा तब तक ये एक नहीं हो सकता। फिल्मों में आज इतना नग्नता दौड़ रही है, उसका परिणाम भी ये सब हो रहा है। इन सब चीजों को, फिल्मों को देखने के लिए, फिल्मों पे जब कोई रोक लग जाती है तो बड़ा लोगों को चिंता होती। फिल्मों में अभी क्या एक, मैं तो क्या बताऊं, अब उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं, ना ये मन चाहे वैसा लेना। अभी उसका पादुकोणे का जो फोटो दिखाया गया, जो उस पर दृश्य आ रहा है, वो किंचित भी देखने लायक नहीं, हम लोगों की आंखें झुक जाती हैं। तो अब इस प्रकार के खाली शाहरुख खान थोड़ी दोषी हैं, उसके साथ पादुकोणे भी तो दोषी हैं। तो ये सब चीजें हम लोगों को रोकना पड़ेगा। इस बेटी ने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया, बहुत बहुत बेटा दुआएं हमारी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। से मार्केटिंग ऑफिसर आलोक गुप्ता, सहायक शाखा प्रबंधक पद पे हूँ। हमारे वहाँ 2 प्रकार के प्लान होते हैं। पहला तो एक है नॉर्मल, जो सभी के लिए मतलब उपलब्ध है। कुछ प्लान ऐसे होते हैं जैसे कि एक शॉर्ट तरीके से कहे कि बीपीएल कैटेगरी, या जो हमारे साथी ग्रामीण क्षेत्रों में है, इनकम नहीं है परंतु बीमा का कवर लेना जरूरी है। मित्रों, होता क्या है कि बीमा आपके परिवार के लिए होता है। मोटे तौर से देखा जाए, आपके परिवार का मतलब ये हुआ कि आपकी अनुपस्थिति में क्या उनको इमीडिएट, मतलब तुरंत फौरी तौरा नगद हेल्प मिल सकती है। वैसे जो भाई बंधु बने रहते हैं उनको मैच्योरिटी मिलती है, परंतु मैच्योरिटी कहने का मतलब ये हमारे, जब तक आप हैं, आपके बच्चों के, आपके परिवार के सारे सपने आप पूरे कर रहे हैं। मुद्दा ये होता है कि आपकी अनुपस्थिति में कि फौरी तौर क्या मदद मिलेगी। बीमा मोटी मोटा तौर पे वही होता है। क्यों? क्योंकि जैसा मैं देख रहा हूँ प्रैक्टिकली, इवन मैं मार्केटिंग का भी काम करता हूँ, कभी कभार जैसे डेथ क्लेम हो जाते हैं वहाँ भी इंक्वायरी करने जाता हूँ, सब कुछ देखता हूँ मैं, कि आपकी अनुपस्थिति में आपके परिवार को एक डेथ सर्टिफिकेट बनवाने में भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। भाई पहले तो आप दुख से बाहर निकल पाएँ जो घर में हो जाते हैं, उसके बाद फिर आप कागज वगैरह तैयार करेंगे। यहाँ जो है इसलिए इन सब पॉलिसी को बहुत ध्यान में रख के बनाया गया, कम पैसे में आपको जो है और आसानी से रिस्क कवर मिलता रहे। इसमें क्या है कि मैच्योरिटी पर आपके जो है, जो भी आप प्रीमियम आपने अदा किया, LIC में पैसा जमा किया, वो पैसा आपको मिल जाएगा, प्लस 10% का बोनस मिल जाएगा। और जब भी आप, जैसे आपकी किस्तें पूरी हो गई, मान लिया 10 साल का आपने बीमा लिया, किस्तें अगर पूरी हो गई 10 साल की, तो 2 साल का आपको अलग से रिस्क कवर दिया जाएगा। और यह बीमा आपका, इस बीमा को प्राप्त करने के लिए कम से कम 18 साल उम्र होनी चाहिए, वो अधिकतम 55 साल होनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार का कोई झंझट नहीं, आसानी से कोई भी व्यक्ति इसको ले सकता है, बशर्ते आइडेंटिटी प्रूफ उसके पास कुछ होना चाहिए, ताकि पता लगे वो फला गांव का निवासी है या उसकी वो उम्र है, जैसे कि आधार कार्ड। ठीक है। और इसमें मिनिमम किस्तें आपको जो है कम से कम 7 सालों तक देनी है, अधिकतम 15 वर्ष तक देनी है। कोई मेडिकल की जरूरत नहीं है। और बीमा धन न्यूनतम 50,000 का है। 50,000 का न्यूनतम धन हमारे माइक्रो इंश्योरेंस को ध्यान में रखते ही रखा गया है, बाकी हमारी किसी पॉलिसी में इतना न्यूनतम सम एश्योर्ड नहीं है। वो भी भारत सरकार के आग्रह पर, या समझिए उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के माध्यम से ये पॉलिसी भाग्यलक्ष्मी पर प्रदान की गई है। कोई भी पॉलिसी हमारी इतनी कम सम एश्योर्ड पे या इतने कम प्रीमियम पे नहीं है। भुगतान विधि क्या है? मासिक भी हो सकती है, तिमाही भी हो सकती है, छमाही भी हो सकती है, वार्षिक भी हो सकती है। एक विशेष सुविधा, हमारी जितनी पॉलिसियां हैं उनमें कम से कम 3 वार्षिक किस्तें जमा करना जरूरी होता है। लेकिन भाग्यलक्ष्मी, जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये सबसे निचले स्तर जो हमारे समाज में, उनको ध्यान में रख के बनाई गई।
जैसे कि हमारा एक रिक्शा चालक है या बीपीएल कैटेगरी के लोग हैं, उन सबको ध्यान में रख के बनाई गई है। यदि 1 वर्ष की भी आपने किस्त अगर जमा कर दी है तो आपका पैसा डूबेगा नहीं, बना रहेगा। कहने का मतलब पेड अप वैल्यू आपकी बनी रहेगी। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि भारत सरकार की तरफ से इस पॉलिसी पर किसी भी प्रकार का जीएसटी नहीं चार्ज किया जाता है। ये उन्हीं के द्वारा प्रदान की गई विशेष तौर से है। अन्यथा सभी चीजों पे जैसा कि आप जानते हैं कि जीएसटी अनिवार्य है। जो भी हम सेवाएं लेते हैं गवर्नमेंट के सब पे लगभग जीएसटी देनी पड़ती है। इस पॉलिसी में कोई भी जीएसटी चार्जेस नहीं होता है, जिससे कि आपका मोटा प्रीमियम पे 5% कम से कम तो प्रत्येक किस्त पे बच जाता है। और न्यूनतम प्रीमियम इसमें 500 रुपया रखा गया है। बाकी साथियों, बीमा से संबंधित कोई अगर आपके मन में प्रश्न हो तो आप हमें बताइए। ये जो पॉलिसी थी इसमें जो कुछ हो सकता है मैक्सिमम मैंने बता दिया है। कोई साथी बताना चाहेगा? नहीं सर, हम बता दें। आप लोगों को शायद जानते होंगे, सर ने बताया भी, LIC जब कुछ करती है तो एजेंट व्यक्तिगत बनाती है। और इस योजना के लिए आपका विकलांग साथी ट्रस्ट इसका एजेंट बन चुका है। 1 अप्रैल 2022 को विकलांग साथी ट्रस्ट पूरे उत्तर प्रदेश में काम करने के लिए इस योजना का एजेंट बना है। अब इस योजना में जो भी दिव्यांग व्यक्ति, हमारे प्रवीण सिन्हा जी से मैं कहूँगा, सरवत खान जी से कहूँगा, 2 लोगों के दायित्व देता हूँ कि केवल मुझको सीतापुर जनपद में 5 व्यक्ति चाहिए, 5 व्यक्ति चाहिए जिनको उनको ऑथेंटिकेट करके मैं उनको आई कार्ड बनवा दूंगा LIC से, और उनको काम करना है। उनके ऊपर जितना प्रीमियम आएगा, जो भी 10% प्रीमियम आएगा लगभग, तो वो प्रीमियम मिलेगा विकलांग साथी ट्रस्ट को। लेकिन विकलांग साथी ट्रस्ट आपसे मुआहदा करता है, विकलांग साथी ट्रस्ट उसका 1% बचाएगा और 9% हम आपको दे देंगे काम करने वाले को। ये बात हमको तो लगता है कि जैसे आपका प्रतिशत, मान लीजिए 100 रुपए आपके आए, एक पॉलिसी के ऊपर जो भी किया 100 रुपए आए, तो उसमें हम 1% मतलब 1 रुपया रखेंगे और जो कुछ भी है 9 रुपए आपको हम दे देंगे। तो 1 रुपया रखने का तात्पर्य यह है कि हमारे पर आइडेंटिफिकेशन बना रहे कि हमने इतना काम दिव्यांगों के लिए किया। वो 1 रुपए भी दिव्यांगों के लिए ही खर्च होगा, दिव्यांगों के इस प्रकार के आयोजनों पे खर्च होगा। वो कोई VK मिश्रा या किसी प्रकार के प्रेसिडेंट या कमलेश मृदु के जेब में नहीं जाएगा, वो आप लोगों के, न प्रवीण सिन्हा के जेब में जाएगा, न सरवत खान के। ये सिर्फ विकलांग साथी ट्रस्ट के उसमें जाएगा 1% और 9% आपका होगा, और वो ईमानदारी से ट्रांसपेरेंट रूप में आपको दिया जाएगा। लेकिन चूंकि एजेंट मैं हूं तो LIC भुगतान हमको करेगा। तो इस प्रकार से जो लोग भी हों, मैं प्रवीण सिन्हा जी से कहता हूं कि ऐसे लोगों का, वंदना जी और प्रवीण सिन्हा जी और LIC के भी सर जी से मैं निवेदन करूंगा कि हमारी इस योजना में थोड़ा सा सहयोग करें। और केवल दिव्यांग नहीं, अगर कोई सकलांग व्यक्ति भी काम करना चाहता है तो उसका भी स्वागत है। बहरहाल उनके द्वारा कमाई गई 1% 1 रुपए से, 10 रुपए में 1 रुपए से हम दिव्यांगों के ऊपर खर्च करेंगे, ये उनके लिए भी पुणे खाते में जाएगा। बस इसी बात के साथ धन्यवाद।